पहली बार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे इतने साल के बाद एक मंच पे आ गए। राज ठाकरे मातोश्री चले गए, पता नहीं कितने सालों के बाद ये हुआ होगा, और कारण उसके देवेंद्र फडणवीस जी हैं। क्रेडिट क्यों नहीं लेते दोनों भाइयों को साथ में लाने? लोग कहते हैं आपने पार्टियां तोड़ दी, हमने तो तोड़ी नहीं। लोग कहते हैं आपने परिवार तोड़ दिया, हमने तो तोड़े नहीं। अब कम से कम लोग अगर ये कोई कहता है कि आपने परिवार जोड़ा तो उसका तो क्रेडिट मैं लूंगा। टीएमसी चुनाव कब करवाने वाले हैं आप लोग? ये तो आप इलेक्शन कमीशन वो को तो इलेक्शन कमीशन को पूछ लेंगे। यहाँ से जब तक इंडिकेशन होगी नहीं वो चुनाव होगा नहीं। क्या प्लानिंग क्या है, कब तक होगी, कब से रोक रखा है आप लोगों ने? देखिए वापस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप हमने नहीं रोका। चलिए देखिए, नहीं, ऐसा है कि हम लोग सच्चाई वाली बात पूछते हैं ना, आप लोग को लग जाती है। अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दीजिए, फिर कोर्ट के ऊपर डाल दीजिए। पॉइंट ये है कि जब तक बीजेपी तैयार नहीं होगी शायद ये चुनाव होगा ही नहीं। अब सच सच बताइए कब होगा चुनाव, कब होंगे आप तैयार? हो गया? हाँ हो गया। और पूछना पूछ लीजिए। नहीं वो जवाब पूछ लिया मैंने, जवाब दूं? हाँ चाहिए आपको जवाब? हाँ, जवाब देते हैं। हम तो चाहते हैं कल चुनाव हो, कल, टुमारो, कल ले ले कोई चुनाव। हम तो तैयारी में बैठे हैं। कुछ समय पहले पोस्टर्स लगने शुरू हुए तो उसमें आप छत्रपति शिवाजी महाराज के पांव छू रहे हैं। इतना बवाल हुआ उस पोस्टर के ऊपर। आपके जो सहयोगी हैं वो सारे बड़े नाराज हो रहे हैं। हमारे सहयोगियों को उससे कोई तकलीफ हुई? हाँ, हुई है। आप माने ना माने, उनको बड़ी तकलीफ हुई है। नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। जिनके मन में जातिवाद है उनको बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ी मिर्ची लगी। अब उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? भाई साहब, मिर्ची तो आपके सहयोगियों को ज्यादा लगी, विरोधियों को कम लगी। फडणवीस जी मान लीजिए इस बात को। व्हाट वर यू ट्राइंग टू शो दैट यू आर द बॉस? आप मेरे सहयोगियों का एक स्टेटमेंट दिखा दे, एक स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, जिसके ऊपर उन्होंने बोलेंगे क्या आपके अगेंस्ट? अब तो आपके पास थोड़ी आकर बोलने वाले हैं। यहाँ की पुलिस ने आप लोगों को एक सूची सबमिट करी थी जिसमें उन लोगों का नाम था जो जरांगे पाटिल को फंड करते हैं। उस सूची में ऐसे लोग भी हैं जो शिंदे जी के पार्टी के मेंबर्स हैं, एमएलएस हैं, शायद कोई मिनिस्टर्स हैं। कौन फंड करता है इसकी जानकारी है आपके पास? हमारे पास आते रहती है, तो मैं कोई उसके ऊपर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। शिंदे जी की पार्टी के लोग जरांगे पाटिल को पैसा देकर उसकी मदद कर रहे हैं। इस बात को आप सही बताएंगे या गलत ठहराएंगे? आप मुझे बताइए, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है फडणवीस जी? मेरे पास तो अभी तक ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो फिर आप नहीं बोलना चाहते? यू से दैट, से कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग अबाउट दैट। आप जो बोलना चाहते हैं या आप जो बुलवाना चाहते हैं वही पे बोलूं तो सही है, ऐसा कहना तो गलत होगा ना। शिंदे जी के साथ आजकल रिश्ते कैसे चल रहे हैं आप? हमेशा ही अच्छे रहे और आगे भी अच्छे रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मेरे रिश्ते उनसे अच्छे रहेंगे। तो चिंता हम लोग नहीं करते हैं, चिंता तो वो दिखाते रहते हैं अपने लोगों को। बार बार दिल्ली में बार बार जाते हैं आपकी शिकायत करने के लिए, सब जानते हैं इस बातों को। उनके पास महाराष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज है। महाराष्ट्र का तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो नगर विकास है। तो सुना है कि आप भी कई फाइल्स आपके रोक के रखे हुए हैं आपने उनके, और ये भी सुना है कि उनके जितने कैबिनेट मंत्री हैं उनके पार्टी से, उनकी फाइलें वो पहले अपने पास मंगवाते हैं फिर आपके पास जाने देते हैं। क्या चल रहा है? फाइल वॉर चल रहा है क्या आप लोगों का? देखिए, पहली बात तो मेरे पास कोई फाइल रुकती नहीं है। आपके यही सारे नेता यहाँ वाले, उनको उनकी बड़ी कामना है कि फडणवीस जी को बड़ी जिम्मेदारी मिले दिल्ली में, थोड़ा निकले यहाँ से, हमारा स्पेस छोड़ें, दिल्ली जाएं। आपको लगता है कामना पूरी होने वाली है उनकी? जब तक यहाँ काम करना है तो यहाँ काम करूंगा, जिस दिन कहेंगे दिल्ली काम करना है तो दिल्ली काम करूंगा, और जिस दिन कहेंगे कि दोनों जगह काम नहीं करना है तो घर जाऊंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी है भाई। ये आपका ना जवाब इतना घिसा पिटा हो गया है। आपका सवाल ही घिसा पिटा है। नहीं, सवाल मेरा इतना घिसा पिटा सवाल है, इतने घिस घिस के ये सवाल खत्म हो गया है। लेकिन आप लोग घिसा पिटा सवाल पूछेंगे तो आपका सवाल का जवाब वही मिलेगा। देखिए, नया जवाब तो ढूंढ के नहीं निकाला जा सकता दुनिया में। सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी के फेवरेट हैं, संघ से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। When is the next big promotion for you? जो लोग प्रधानमंत्री जी को जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए फेवरेट और नॉन फेवरेट ऐसा कुछ नहीं होता है। नेशनल टेलीविजन पे कहता हूँ कि हम गलती करते हैं तो डांट भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डांट मिलती है प्रधानमंत्री जी से? असेंबली में खड़े होकर आप ये उद्धव ठाकरे को ऑफर करते हैं कि वो आपके साथ वापस आ जाए। हाउस में हम कभी मजाक करते हैं, कभी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप टांग खींच रहे थे? धो जी ये कहते हैं कि अब ये कुर्सी खाली है, आप यहाँ आ सकते। हम तो यही रहने वाले हैं, 5 साल हमको यहाँ से हटा नहीं सकता। हाँ, अगर आपको यहाँ आने की इच्छा हो तो विचार कर सकते हैं। अब ये तो मजाक में कहता है ना आदमी, लेकिन इस पर ऑफर दे दी, ऑफर दे दी। आपकी पार्टी की एक पुरानी मिनिस्टर हैं, इनका नाम है उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश में।
उनका एक बयान आया, वो कह रही हैं लड़कियों को शालीन कपड़े पहनकर शालीनता से गरबा करने आना चाहिए। किसको क्या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, इस पे इतना रेज, इतना डिबेट, डिस्कशन होता है। What do you think of it? इसने क्या पहनना चाहिए ये उनका एक निजी मामला है, उसको कंपल्शन नहीं कर सकता। मेरा अपना व्यू अगर आप पूछेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई धार्मिक ओकेजन होता है तो उस धार्मिक ओकेजन की गरिमा हम बनाए रखें, बाकी हर एक का अपना निजी मामला है कि वो क्या पहने। So now quickly one word for all of these people. उद्धव ठाकरे, कभी हाँ कभी ना, एकनाथ शिंदे, इमोशनल मित्र, अजीत पवार, प्रैक्टिकल मित्र, शरद पवार, सुलझी हुई उलझन, मिस्टर नरेंद्र मोदी, नव भारत के निर्माता, अमित शाह, सर सेनापति, डोनाल्ड ट्रंप, कंफ्यूज्ड पर्सन, अरविंद केजरीवाल। कहाँ है वो? ओहो, फडणवीस जी टू बैड। व्हाट्सएप पर फडणवीस जी को टॉप ऐसे 3 लोग जो सबसे ज्यादा मैसेज करते हैं। क्योंकि मैं व्हाट्सएप देखता ही नहीं। आई मैसेज पे करते होंगे। हाँ, मैं रोज 300 से 400 मैसेजेस को जवाब देता वो ठीक है, मगर टेल मी द हूँ। टॉप उसमें 3 टॉप कहाँ से? पीपल। अब 400 मैसेज को जो जवाब दे उसमें से टॉप 3 कहाँ से निकाले? अरे फडणवीस जी, ओके, वन मराठी वर्ड द एंटायर वर्ल्ड शुड नो अकॉर्डिंग टू यू। जय भवानी जय शिवाजी। अगर आपकी जर्नी को लेकर कोई फिल्म बने तो लीड रोल किसे देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देवेंद्र फडणवीस? हु कैन प्ले देवेंद्र फडणवीस द बेस्ट इन बॉलीवुड? अभी मेरी पिक्चर बाकी है। If Maharashtra politics were to be a web series, what would its title be? बदलते रिश्ते। Right. So this is going to be a long interview. I hope you're ready. Ready to survive the shoot? Yeah, ready to survive this shoot. The best line you have spoken so far. I thought you'll give me ऊपर वाला कमरा. We'll have more depth and all. Hi, Mr. फडणवीस, आप अपनी जो वन लाइनर्स मारते हैं ना, वो इंटरव्यू में मारिए। शुरू होने दीजिए इंटरव्यू को। 1975 के बाद इस राज्य के ये पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और 2029 में जब ये अपना 5 साल का दूसरा कार्यकाल खत्म करेंगे तो इन्होंने एक ऐसी कीर्तिमान स्थापित कर ली होगी जो इस राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, राज्य है महाराष्ट्र और व्यक्ति हैं देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। अब इनकी राजनीति तो आप सब ने देखी है। पिछले साल जब ये मुख्यमंत्री के तौर पे लौटे तो पहले से ज़्यादा ताकत, पहले से ज़्यादा ऊर्जा के साथ लौटे, और अब हर कोई इनके भविष्य को लेकर बड़ी सियासी रसूख की बात करने लगा है। लेकिन वो हैं कि एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह, एक समर्पित स्वयंसेवक की तरह, हर सुख दुख से परे, हर तारीफ और आलोचना को सुनते सुनाते अपने काम में मगन रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद, और आज मेरे पॉडकास्ट इनसाइड आउट पर इस खास एपिसोड पर हमारे खास मेहमान वही देवा भाव यानी कि महाराष्ट्र के तीसरी बार के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। मिस्टर फडणवीस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद। और आपकी परमिशन से अब मैं शुरू करूं। पहला सवाल थोड़ा हट के, पॉलिटिकल नहीं, आपके लिए नया होगा क्योंकि मैं तो सिर्फ पॉलिटिकल ही बातें करती हूँ आपसे, लेकिन ये सवाल विल बी अ लिटिल नॉन पॉलिटिकल। मिस्टर फडणवीस, सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस द मैन, उसके व्यक्तित्व को कैसे समझा जाए? क्या एक बहुत अनुशासित स्वयंसेवक हैं, ये आरएसएस के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के? आपकी राजनीति थोड़ी बहुत समझ में आती है फडणवीस जी, लेकिन ये राजनीति के पीछे जो इंसान है, द मैन मिस्टर फडणवीस, उनसे बहुत परिचय हुआ नहीं है लोगों का। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ मिस्टर फडणवीस कि आप खुद से दुनिया के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, राजनीति को थोड़ा परे रखकर, तो आप क्या कहेंगे अपने बारे में? मैं ऐसा कहूँगा कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल टाइप का इंसान हूँ, जिसको जो सामान्य लोगों को चीज़ें पसंद है वही चीज़ें मुझे भी पसंद है। हाँ, थोड़ा मेरा जीवन अनुशासित है लेकिन बहुत ज़्यादा अनुशासित भी नहीं है। और अगर आप एक व्यक्तित्व के रूप में मुझे देखेंगे तो मैं इमोशनल आदमी हूँ, लेकिन मेरे इमोशंस आपको कभी दिखेंगे नहीं। मैं
वो कभी उसका दिखने क्या देता मतलब नहीं। होता है इमोशनल हूँ, जी, लेकिन बिल्कुल। इमोशनल दिखाते नहीं हाँ, इमोशंस। मेरे इमोशंस कभी आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर अगर मेरा व्यक्तित्व आप देखें तो अ, कोई भी एक्सट्रीमिज्म मेरे व्यक्तित्व में आपको नजर नहीं आएगा। देयर इज नो एक्सट्रीमिज्म मेरे Okay. व्यक्तित्व में। आपको हमेशा एक बैलेंस नजर आएगा। Okay. वो हर चीज़ का एक बैलेंस मेरे व्यक्तित्व में होता है। मैं कोई भी चीज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर जो एक जीवन का अनुभव है, उस अनुभव ने मेरे व्यक्तित्व को तैयार किया है। तो शायद मैं अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा कहूँ, इससे अच्छा आप अलग अलग लोगों को पूछिए तो मेरे व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू वो बता पाएंगे नहीं, आपको। अलग अलग लोग से तो बातचीत करते ही हैं। आपने शुरुआत करी है कहे कि मैं नॉर्मल टाइप का आदमी हूँ। बिल्कुल। नॉर्मल टाइप के आदमी का डेफिनेशन क्या होता है मिस्टर फडणवीस? जो नॉर्मल लोगों को पसंद है वही मुझे पसंद है। मुझे समझ लीजिए मुझे गाने पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे दोस्त पसंद है, दोस्तों के साथ बैठना पसंद है। ये जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जिसमें से आदमी को आनंद मिलता है, ऐसी सारी चीज़ें मुझे पसंद है। सुना है लॉन्ग ड्राइव जाने पर भी बहुत। हाँ, लॉन्ग ड्राइव तो बहुत पसंद है मुझे। मैं आज भी कई बार रात को लेट नाइट निकल जाता हूँ, बिना सिक्योरिटी के निकल जाता हूँ और लॉन्ग ड्राइव 2-3 घंटा गाड़ी चलाता हूँ। उससे सुकून मिलता है, मुझे मज़ा आता है। किसके साथ निकल जाते हैं? कोई भी दोस्त, किसी को भी। और कई बार तो दोस्त भी नहीं होता है, कोई अगर परिचित भी है और वो कहता है कि भाई मेरी गाड़ी ज़रा अच्छी आप चला के देखेंगे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं उनकी गाड़ी लेकर 2-3 घंटे उनको साथ में लेकर निकल जाता हूँ। खुद ही ड्राइव करते हैं? खुद ही ड्राइव करता हूँ। ड्राइविंग का ही मज़ा है, बाकी तो क्या है वैसे तो। अच्छा, खुद ही ड्राइव करते हैं? हाँ, लोग ड्राइव करते हुए तो ड्राइविंग में मज़ा ही नहीं है ना, वो तो फिर हम तो उसमें घूमते रहते हैं। हाँ। मुझे अपने आप को मतलब मुझे ड्राइव करने का बड़ा शौक रहा है। मैं अपने कॉलेज के ज़माने में या उसके बाद भी पॉलिटिक्स में मैंने पूरा भारत ये खुद ड्राइव करते हुए ही देखा है। तो सारे जगह मैं ड्राइव करते हुए गया हूँ, तो मुझे एक बहुत सालों से ड्राइविंग का शौक रहा है। मुझे उससे बहुत सुकून मिलता है। डिस्ट्रेस करते हैं? हाँ, बिल्कुल डिस्ट्रेस होता हूँ। फडणवीस जी, ऐसा है कि आपके जितने राइवल पार्टी महाराष्ट्र में हैं, किसी को आपने सही सलामत नहीं छोड़ा। हर राइवल पार्टी को फडणवीस जी ने तोड़ा है, ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद आप शरद पवार से लेके प्रियंका चतुर्वेदी तक अगर देवेंद्र फडणवीस के बारे में कुछ पूछो तो पहला रिएक्शन उनकी तरफ से आपकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे नहीं आता है, इस बात पे आता है कि देवेंद्र फडणवीस इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। इतनी सराहना करते हैं ये सारे लोग जो सच में जिनका बैंड बजा रखा है आपने पॉलिटिकली। ये कैसे होता है फडणवीस जी? पहली बात तो यह है कि मैंने कोई पार्टी नहीं तोड़ी। जो पार्टियां टूटी है वो परिस्थितियों ने तोड़ी है, उनके आपसी संबंधों के कारण वो पार्टियां टूटी है। जिस प्रकार से वहाँ पर महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के सामने क्लैश हुई, उसके कारण वो पार्टियां टूटी है। तो इन पार्टियों को तोड़ने का श्रेय मुझे देना ये गलत है। ये उन्हीं पार्टियों को दिया जाना चाहिए, उनके नेताओं को दिया जाना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि कॉम्प्लीमेंट है नहीं आपके लिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये जरूर है कि राजनीति में हम तो भजन करने के लिए नहीं आए। तो मौका मिला, पार्टियां टूटी, तो टूटने के बाद उसका जो पॉलिटिकल एक प्रकार से एडवांटेज लेना चाहिए या पॉलिटिक्स में उसके ऊपर जो एक्शन करनी चाहिए वो एक्शन हमने की। और जहाँ तक हमारे जो विरोधी नेताओं का सवाल है, तो देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन नहीं है। तो इसलिए कई बार मैं भी हमारे जो विरोधी लोग हैं उनके कुछ गुणों की प्रशंसा कर सकता हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पॉलिटिक्स ऐसी ही होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र की राजनीति में इतने सालों से मेरा वजूद रहा है, उसमें मैंने कभी शत्रुता नहीं की। हाँ, मैंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया है। मैंने कई बार कई लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज भी किया है, पर बावजूद उसके कभी उनके साथ शत्रुता नहीं की। कभी मैंने एक प्रकार से संवादहीनता या संवाद समाप्त हो गया, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं रही। ठीक है, मतलब दिस क्वेश्चन वाज रियली नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, बट इट वाज अबाउट हाउ मच दे अप्रिशिएट यू। एंड सो
My next question to you is, इतनी हार्ड वर्क जो ये क्वालिटी है आपकी कि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, ओवरवेलमिंग क्वालिटी है, दैट इज़ व्हाई एवरीबडी अप्रिशिएट्स एंड रिकग्नाइजेज इट. सो आई नाउ वांट टू आस्क मिस्टर फडणवीस कि इतनी हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन की दिन की शुरुआत कैसे होती है? हाउ डज अ नॉर्मल डे लुक लाइक फॉर मिस्टर फडणवीस? See, there is no normal day, but now that is a new normal that we experience. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मैं थोड़ा लेट सोकर लेट उठने वालों में से हूँ. मैं कोई सुबह 6 बजे उठने वाला आदमी नहीं हूँ. मैं 8 बजे उठता हूँ. मैं 3 बजे सोता हूँ रात को और मैं 8 बजे उठता हूँ. तो और इसका कोई मुझे बहुत, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मतलब प्राइड कि मैं 8 बजे उठता हूँ, लेकिन अब वो एक आदत हो गई है. तो हाँ, ये बात अलग है कि हफ्ते में 2 बार कोई ना कोई कार्यक्रम के कारण मुझे 6:30-7 बजे भी उठना पड़ता है, पर नॉर्मली मैं 8 बजे उठता हूँ. और उसके बाद जो भी नित्य कार्य मेरे होते हैं वो मुझे 1.5 घंटा उसके लिए सारी चीज़ें जो करके मैं 1.5 घंटे में तैयार पूरा होके फिर लोगों को अटेंड करना है या जो करना है ये सारी चीज़ें करता हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सप्ताह में ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन मैं काम नहीं करता. मैं सैटरडे भी काम करता हूँ, संडे भी काम करता हूँ, ऑफिशियल काम मैं पूरा करता हूँ. फाइल्स वगैरह अगर मैं पद पर हूँ तो मेरे यहाँ बहुत कम पेंडेंसी होती है. अब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, रोज़ मेरे यहाँ 50 फाइल्स आती है, लेकिन आपको ये ध्यान में आएगा कि पॉलिसी फाइल्स जिसको थोड़ा समय लगता है ऐसी छोड़कर मेरा से फाइल्स भी बहुत जल्दी, मेरा एक नियम है कि रोज़ जितनी फाइलें हम निकाल सके उतना निकालने का प्रयास मैं करता हूँ. बड़े पैमाने पर मैं मीटिंग्स करता हूँ जिसमें हम लोगों ने जो डिसीजंस लिए उन डिसीजंस का क्या हुआ है वो. मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ. आप अगर मेरा ट्विटर हैंडल या आप मेरा अगर कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा बहुत ज़्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ. और ट्रैवल करते हुए भी मैं मेरे जो ऑफिशियल काम है उसको कभी नज़रअंदाज नहीं होने देता. तो कुल मिलाकर एक बहुत बिजी शेड्यूल मेरा रहा है. और पिछले 11 सालों में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा बहुत लीजरली इस प्रकार का शेड्यूल मैंने देखा नहीं है, बहुत कम देखा है, नहीं देखा है. तो सोना जागना तो ठीक से नहीं होता होगा? नहीं, वो तो एक बार आपकी जो आदत बन जाती है ना, वो वही आदत आपकी होती है. तो 4 घंटे की नींद से चल जाता है? 4 घंटे से नहीं चलता है, 5 घंटे नींद चाहिए. हाँ. कई बार 4 घंटे मिलती है तो दिन में कहीं ना कहीं वो तो आपको ध्यान में आता है कि लगता है मतलब यू फील कि भाई ये थोड़ी नींद कम हुई है, वो पक्का होता है. लेकिन अगर 5 घंटे नींद मिल जाए तो फिर दिन अच्छा जाता है. सुबह की शुरुआत किससे होती है? कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ चाय? पहले कॉफ़ी पीता था, अभी मैंने थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि दिन में मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने का थोड़ा शौक है तो दिन में जरा ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए अभी मैंने ग्रीन टी से शुरुआत की है. तो कितनी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं दिन में आप? नहीं, मैं 4 कप तो पी जाता हूँ. अब 4 कप तो पीता ही हूँ. सुना है बड़े धार्मिक भी हो गए आजकल, सुबह पूजा पाठ का समय मिलता है? देखिए, आजकल मैं हमेशा ही धार्मिक रहा हूँ. और क्योंकि पिताजी से हम लोग सीखते हैं, अपने को जो विरासत मिलती है, हमारे पिताजी की भी आदत थी कि नहाने के बाद एक 10-15 मिनट वो पूजा करते थे, कुछ पाठ वगैरह करते थे. वही आदत मेरी भी है, बचपन से लगी हुई है. तो मैं नहाने के बाद कुछ मिनटों तक, कोई बहुत लंबी पूजा नहीं करता है, 10-15 मिनट में थोड़ी पूजा भी करता हूँ. और कुछ बचपन से जो मंत्र सीखे हैं या जो पाठ सीखे, स्तोत्र सीखे, ऐसा कुछ कहता हूँ. तो उतना तो रोज करता हूँ, नित्य कर्म में मेरे निहित है. उसके बगैर नहीं निकलते घर से? नहीं, कभी नहीं निकलता मैं उससे. मतलब देखिए, आपको मैं बिना नहाए मेरे ऑफिस में नहीं मिलूंगा. कभी नहीं मिलूंगा. और नहाने के बाद मैं ये सारा जो मेरा एक नित्य कर्म है वो करके ही मैं आता हूँ. ओके. एक और बात मुझे बताइए, अब आप कंफर्म करें, फिल्मों का शौक है आपको, ये तो सबको पता है, लेकिन बड़ी बिंज वॉचिंग करते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे. फडणवीस जी आजकल क्या देखा लेटेस्ट? लेटेस्ट मैंने क्रिमिनल जस्टिस देखा, पंकज त्रिपाठी जी का. आई लव हिम, मतलब बहुत बढ़िया एक्टर है वो. और एक्चुअली बिंज वॉचिंग की मैंने. एक्चुअली उसके जो अभी तक 4 सीजन आए हैं और मैंने देखे नहीं थे वो, तो आई स्टार्टेड विथ द 4th सीजन पहले. और 4th सीजन देखने के बाद 4th सीजन, और मुझे 4th सीजन देखने के बाद इतना मजा आया, उसको तो मैंने बिंज वॉच किया. लेकिन 1st सीजन से 4th सीजन तक सब बिंज वॉच किया मैंने. 4 सीजन से शुरू करके बैक आया मैं.
फोर्थ के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ये देखा क्या मैंने। कॉन्सेप्ट होता है कि पहले 4th सीजन देख लूं? नहीं, ऐसा है कि आई मीन मुझे पता नहीं था कि ये कैसा होगा, ओके। और इसलिए मैंने फोर्थ सीजन का जब पहला एपिसोड देखा हाँ। तो मुझे मजा आया उसमें, मुझे लगा कि ये इसमें दम है, तो इसलिए फिर मैंने उसको बिंज वॉच कर लिया। बिंज वॉच करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो पूरा देखा जाना चाहिए, तो इसलिए फिर फर्स्ट सीजन से वापस शुरू किया। ओके। अब फडणवीस दीदी देखिए, इस बार शताब्दी वर्ष है आरएसएस का। जी 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के। यू कंप्लीटेड 55 इयर्स ऑफ एज। लगभग आरएसएस की आधी हिस्ट्री आपने खुद अपने सामने विटनेस करी है फडणवीस जी। सुना है कि आरएसएस की शाखा आपके घर के सामने लगती थी। जी, नागपुर में कोई प्लेग्राउंड था। जी। क्या उम्र थी, कब से जाना शुरू किया आपने शाखा में? देखिए मुझे जो याद पड़ता है तो जिस समय इमरजेंसी हुई, तो इमरजेंसी के समय संघ पर बैन लगा था, और 77 में इमरजेंसी हटी, और इमरजेंसी हटने के बाद इमरजेंसी में भी शाखा लगती थी। मैं बहुत ही छोटा था, शायद किसी के घर पे लगती होगी। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब इमरजेंसी हटी, तो जो पहली शाखा हमारे घर के सामने लगी उसमें मैं गया। मैं 7 साल का था, मैं उस शाखा में गया, और तब से मैं शाखा मेरा जाना शुरू हुआ। 7 years of age। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब 7 से साल से शाखा में जा रहे हैं आप। तो उसको शिशु कहते हैं, शिशुगण होता है वहाँ पर। हाँ। तो शिशु के रूप में मैंने शाखा में जाना चालू किया। ओके। क्या सिखाते थे शाखा में उस वक्त? देखिए अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें या शाखा की बात करें, तो सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर हमको छत्रपति शिवाजी महाराज सीखने को मिले, क्योंकि वहाँ जो कहानियाँ बताई जाती थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बताई जाती थी। अच्छा। वहाँ जो कहानियाँ बताई जाती थी वो हमारी महाभारत की, रामायण की कहानियाँ बताई जाती थी, जो हमारी एक उज्जवल परंपरा है, उस परंपरा को हमारे सामने रखा जाता था, और राष्ट्रवाद की बात हमको वहाँ सिखाई जाती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक प्रेरणा जो मुझे मिली है, राष्ट्रवाद की प्रेरणा हो, चाहे एक हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के साथ जो जुड़ाव हो, हमारी जो हिंदू जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति की जो महानता है उसको सीखना हो, ये सारी चीज़ें बचपन से वहाँ मैंने सीखी। इसलिए अगर हम लोग अलग अलग प्रकार से मारुति स्तोत्र, जैसे हम लोगों को पता है कि हनुमान चालीसा जैसे नॉर्थ में सब जगह गाया जाता है, वैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मारुति स्तोत्र कहा जाता है। तो ये मारुति स्तोत्र हम वहाँ सीखे, या ऐसी कई चीज़ें कि जिससे एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, ऐसी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली। वे ऑफ लाइफ के बारे में क्या सिखाते हैं शाखा में? व्हाट डू दे टेल यू हाउ टू लिव योर लाइफ? देखिए, सबसे महत्व की बात जो संघ सिखाता है या जो हमको सीखने को मिली उसमें, क्योंकि संघ ये व्यक्ति निर्माण का केंद्र है, ये संस्कारों का केंद्र है, और इसका सबसे बड़ा संस्कार है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हम जैसे एक व्यक्तिगत हमारा जीवन है, वैसे हमारा एक राष्ट्र जीवन है, और केवल व्यक्तिगत जीवन हम लोग जिए इससे काम नहीं चलेगा। व्यक्तिगत जीवन के साथ समाज जीवन और राष्ट्र जीवन, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमको जीना होगा। और फिर ये राष्ट्र जीवन क्या है, ये संघ हमको समझाता है। समाज जीवन क्या है, ये संघ हमको समझाता है। और उसके साथ साथ संघ में समरसता, इसको एक बहुत महत्व दिया गया है। देखिए, कई बार संघ के ऊपर लोग आरोप करते हैं, लेकिन चूंकि हम बचपन से संघ में जाते थे तो जाति व्यवस्था क्या हमको पता नहीं था, ये तो बहुत बाद में पता चला, क्योंकि संघ ये समरसता का केंद्र है। संघ ने हमेशा ये सिखाया कि जाति के आधार पर व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, व्यक्ति ये गुणों से ही बड़ा होता है, और ये समरसता का भाव ये हम लोग संघ में ही सीखे, संघ ने हमको ये सिखाया, और इसलिए हमारे व्यवहार में भी समरसता है। हमको अलग से पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए समरसता लाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ऐसी क्या, अगर मैं पूछूं फडणवीस जी से कि ऐसी क्या 3 चीज़ आपने वहाँ सीखी, जो संस्कार जो आपने उस शाखाओं में सीखी होंगी, जो आप आज भी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रवाद एक ऐसा संस्कार है जो जिंदगी भर हमारे काम आएगा, समरसता एक ऐसा संस्कार है जो जीवन भर हमारे काम आएगा, और
हमारे जीवन मूल्यों को जीना, ये संघ ने हमको सिखाया। मूल्यों के साथ जीना और जीवन मूल्यों को सीख, ये दोनों अलग अलग चीजें। मूल्यों के साथ जीने का अर्थ यह है कि आपके सामाजिक जीवन में और आपके राष्ट्रीय जीवन में जो हमारी संस्कृति के शाश्वत मूल्य है, उन मूल्यों के साथ आप जिए, इस बात को हमें सिखाया गया है। और इसीलिए आप देखिए, सामान्यतः मैं किसी पद पर रहूं या न रहूं, मेरे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता जी। इसका कारण संघ है, क्योंकि संघ ने हमेशा ये सिखाया है कि ये जो पद है ये एक जिम्मेवारी है, ये कोई आपको अलंकार के रूप में नहीं मिला है, आप राजा नहीं बने हैं। और अगर आप अपने आप को राजा भी समझते हो तो राजा किस प्रकार का होना चाहिए? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा होना चाहिए कि जो राजा तो थे लेकिन उनमें ऐसी विरक्ति थी कि उन्होंने कभी पद का भोग नहीं लिया। तो इस प्रकार की कहानियां हमको हमेशा सुनाई गई। इसलिए किसी भी पद पर जाने के बाद एक वो हमारे मन में ये हमेशा रहता है कि भाई हम बड़े नहीं बने हैं, हमको एक जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी का निर्वाह हमको करना है। विरक्ति का भाव तो आपके अंदर कूट कूट के भरा है। नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि विरक्ति दो प्रकार की होती है। एक विरक्ति ये होती है कि आप संसार को छोड़ दें, और दूसरी विरक्ति जो प्रभु श्री कृष्ण ने हमको बताई है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सामान्य व्यक्ति के लिए वो विरक्ति महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी चीज में अटके नहीं, हम लोग उस चीज से विरक्त होने की शक्ति रखें। तो मुझे लगता है कि वो अगर हम कर पाए, जैसे आपने देखा होगा मेरे जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन में, मैं विपक्ष में 15 साल रहा और मैंने बहुत एक जिसको कह सकते हैं ताकत के साथ विरोध किया। मैं उसके बाद मुख्यमंत्री बना तो मैंने मुख्यमंत्री का चोला पहना। जिस दिन मुख्यमंत्री से विपक्ष का नेता बना जी, एक दिन भी मैं मुख्यमंत्री की भूमिका में नहीं रहा, या मैं कोई बड़ा था इस भूमिका में नहीं रहा। दूसरे दिन से मैंने विपक्षी नेता का चोला पहना, विपक्षी नेता से मैं उप मुख्यमंत्री बना। तो एक दिन भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मुख्यमंत्री था अब उप मुख्यमंत्री हूं, मैं बिल्कुल उप मुख्यमंत्री के चोले में चला गया और वहां से वापस मुख्यमंत्री बन गया, तो इस चोले में आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो यही है कि जो आपको भूमिका मिले उस भूमिका में पूरी ताकत से जुड़ जाओ। आप मोहन भागवत जी से भी आपके संबंध बड़े क्लोज हैं, बहुत पुराने हैं, लंबे समय से, बचपन से ही देखा है आपने उनको। मोहन भागवत जी के बारे में 75 साल उनके भी हुए इस बार, उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर मैं पूछूं फडणवीस जी, आई थिंक यू वन ऑफ द क्लोजेस्ट इन द पार्टी राइट नाउ टू मोहन भागवत जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उनके व्यक्तित्व के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि क्लोजेस्ट वगैरह कहना ये सही नहीं होगा, और ऐसी कोई परंपरा भी नहीं होती, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि मोहन जी ये चंद्रपुर से है और नागपुर में बहुत सालों तक मोहन जी रहे, और एक शिशु स्वयंसेवक और बाल स्वयंसेवक के रूप में हमको मोहन जी को करीब से देखने का मौका मिला। और उसके बाद भी जब मोहन जी बिहार में भी थे उस समय भी, या अलग अलग जब मोहन जी पदों पर थे तब भी मोहन जी से मिलने का मौका मिलता था। तो एक प्रकार से उनको हम लोग जान पाए, या मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ, निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसको हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बाकी उनमें और मुझ में काफ़ी अंतर भी है, और मैं ये भी मानता हूँ कि उनका कार्यक्षेत्र इतना बड़ा रहा है कि मेरे जैसे हजारों हजारों लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम मोहन जी को जानते हैं। लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि मोहन जी के बारे में अगर एक वाक्य में हम लोग कहें तो विचारों की स्पष्टता जी। ऐसी विचारों की स्पष्टता बहुत कम दिखाई पड़ती है। देयर इज नो एम्बिग्यूटी, कहीं झिझक नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मोहन जी का जो वर्णन अपने लेख में किया है एक रिफॉर्मिस्ट के रूप में, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से देखिए, संघ के आयुष्य में प्रत्येक सरसंघ चालक जी ने संघ को कुछ नया दिया है। संघ को एक प्रकार से बड़ा होने के लिए एक नवाचार संघ में लाया है। और उसी कड़ी में मैं ऐसा मानता हूं कि मोहन जी ने संघ में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं लाई,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। और संघ की एक अपनी पद्धति है, संघ में केवल सरसंघ चालक सारे निर्णय नहीं करते, तो संघ की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में चर्चा होने के बाद इस प्रकार के निर्णय होते हैं। लेकिन उसको एक प्रकार से स्पीयर हेड ये सरसंघ चालक जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी करते हैं। तो ये निश्चित रूप से व्यवस्था जो आज हमको दिखाई पड़ती है। और एक परिवर्तन क्या है, देखिए संघ की हमेशा ये भूमिका रही है कि हम लोग अपना कार्य बोलकर नहीं करेंगे, हम अपने कार्य से अपना रूप लोगों को दिखाएंगे। और इसके कारण हमेशा ये हुआ कि सालों तक संघ पर आरोप लगते रहे, लोगों ने अलग अलग प्रकार से टीका भी संघ के ऊपर की, लेकिन संघ ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। और मुझे आज भी याद है कि बहुत साल पहले एक बार मैंने मोहन जी को भी पूछा था कि संघ जवाब क्यों नहीं देता है, मीडिया में क्यों नहीं जाता है। तो उनका कहना था कि हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई हमारे बारे में बोलता है तो उसका मत परिवर्तन करने का कार्य हम करेंगे, हमारे कार्य से उसका मत परिवर्तित करेंगे। तो ये भूमिका है। लेकिन इसके साथ साथ एक बदलाव जो हमको दिखाई पड़ा, अलग अलग समय पर मोहन जी ने समाज के लोगों के सामने संघ की जो भूमिका रखी, मैं ऐसा मानता हूं कि उस भूमिका ने संघ के बारे में जितनी भ्रांतियां थी वो समाप्त कर दी। अब किसी को भी संघ के बारे में कोई भ्रांति है, संघ की भूमिका को जानना है, संघ के बारे में कोई सवाल है, तो मोहन जी का भाषण वो सुन ले, चाहे अभी जो दिल्ली में हुआ था या इससे पहले जो दिल्ली में हुआ था या अलग अलग जगह पर जो हुआ था या आगे भी जो होने वाला है, उसको सुनने के बाद विचारों की स्पष्टता क्या होती है ये आपके सामने आ जाता है। मैं मानती हूं। कोई सवाल उसके बाद रहता नहीं। इस बार मोहन जी ने दिल्ली में काफी सवाल लिए और बहुत कंफ्यूजन्स को भी क्लियर किया, मगर आपको टाइम लेना पड़ता है मोहन जी से मिलने के लिए, लाइक एवरीबडी एल्स। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और यू कैन जस्ट वॉक इन इनटू रेशम बाग एनी टाइम यू वांट। नहीं, रेशम बाग में जाने के लिए हमको समय नहीं लेना पड़ता, लेकिन मोहन जी ये हमारे मतलब एक प्रकार से अग्रज है या हमारे विचारों के प्रेरणा स्रोत है। और सरसंघ चालक जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, ये इतना बड़ा दायित्व है कि वो बहुत प्रवास भी करते हैं। वो कोई हमेशा तो रेशम बाग में रहते नहीं है, वो बहुत प्रवास भी करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर उनको मिलना है तो हमको भी समय भागना ही पड़ता है और आसानी से समय भी मिल जाता है और मुलाकात भी हो जाती है। समय मांग के जाते हैं? हम मांग के ही जाना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते। नहीं, देखिए ये तो गलत भी है, अनुशासनहीनता भी है। अगर कोई नहीं, ऐसा कोई नागपुर, देखिए देश भर के स्वयंसेवक एक ही है, नागपुर से होने से कोई आपको स्पेशल डिग्री नहीं मिल जाती, बिल्कुल नहीं मिल जाती। हाँ, नागपुर का होने का एक फायदा ये होता है कि चूंकि बचपन से कई अधिकारियों के साथ आपका संबंध आता है। अब जब छोटे थे तो व्यवस्थाओं में जाते थे तो अधिकारियों के साथ पहचान होती थी, तो उसका एक एडवांटेज ये नागपुर में निश्चित रूप से मिलता है। बाकी संघ का अनुशासन सबके लिए सरीका है। बताइए, ये बात सही है कि नहीं कि देवेंद्र फडणवीस जी एज चीफ मिनिस्टर, व्हेन यू ट्रैवल, इतनी अलग अलग जगह जाते हैं, स्टेट गेस्ट हाउसेस में रहते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी निकलने के पहले खुद सारी बत्तियां हर कमरे के बंद करते हैं, फैन ऑफ करते हैं। बड़ा असाधारण सी बात है जो मुझे बताई गई, ये सही है क्या? हाँ, कुछ मायने में सही है। कम से कम मैं जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे में निकलते समय मैं ये ध्यान रखता स्वीट में you will go around and switch off all the lights? मतलब एटलीस्ट मैं जिस कमरे में रह रहा हूँ वहां से निकलते समय पंखा, लाइट, एसी बंद करके निकलता हूँ। ऐसा? हाँ जी। क्यों? नहीं, बस एक आदत है। मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा वेस्टेज तो कम कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम बंद करके नहीं निकलेंगे तो 4-5 घंटे तो कोई बंद करने वाला नहीं है वहां पर। अच्छा, ठीक है। अब मैं I'll close this section and we'll move to some political questions. But एक बात मैंने सुनी आपके एक इंटरव्यू में कुछ महीने पहले, आपने एक इंटरव्यू दिया, आपने कहा कि आप अपने परिवार के वो आखिरी व्यक्ति हैं जो राजनीति में आया है। ऐसा, और मतलब आया है या आएगा, क्या मतलब है इसका? हाउ डू यू इवन नो कि आगे क्या होगा? देखिए,
मुझे जब सवाल पूछा गया तो मैंने कहा कि मेरे परिवार से तो मैं किसी को राजनीति में नहीं लाऊंगा। और जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है तो अभी देखिए, मेरी बेटी तो छोटी है, लेकिन वो लॉयर बनना चाहती है, लेकिन वो भी कोई पॉलिटिक्स में आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, अगर उसको आना है तो आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो पॉलिटिक्स में आएगी। और आना चाहेगी तो रोकेंगे? नहीं, रोकने का कारण नहीं है। अगर आना है हाँ। तो उसको क्लास 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरी बेटी करके हाँ। उसको पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब मेरी बेटी है, हाँ। इसलिए उसको राजनीति में एंट्री नहीं मिलेगी। उसको वो किसी भी सामान्य कार्यकर्ता जैसा काम चालू करे, अगर उसको आना है तो हाँ। किसी भी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वो काम शुरू करे और जिस पद तक जा सकती है उस पद तक जाए। लेकिन मेरी बेटी है, इसलिए कोई स्पेशल डिस्पेंसेशन के रूप में उसको राजनीति में प्रवेश नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा आपकी बेटी को? नहीं, बिकॉज़ शी इज योर डॉटर? नहीं, ना। आपने पूछा उनसे कि वो पॉलिटिक्स में आने चाहती है कि नहीं? मैंने उनको ये पूछा कि अभी तो छोटी है वो, ब्राइट गर्ल। जी, शी इज वेरी ब्राइट। अभी तो वो 11th में है। मैंने उसको पूछा आप क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे लॉयर बनना है, मैं वकील बनना चाहती हूँ। तो फाइन, शी शुड बी अ गुड लॉयर। She should be a good lawyer. But now that you're talking about your daughter, Devendra Fadnavis ji, how are you as a father? What does Divija mean to you? This you should ask her. ये तो आपने उसको पूछना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छा पिता तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं समय तो मेरी बेटी को देता नहीं हूँ, लेकिन जितना समय देता हूँ उतने समय में मैं अच्छा पिता बनने की कोशिश करता हूँ। और हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, हमारा बड़ा एक फादर और डॉटर बॉन्ड है, और मैं उसको बहुत चेरिश करता हूँ। मुझे वो बॉन्ड बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि आपकी सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं में एक प्रकार का जो आपका काम का प्रेशर होता है, उससे जो आपकी थकान होती है या आपके दिमाग पर जो सारी चीज़ें एक प्रकार के प्रेशर्स होते हैं, ये सारे जब आप उनको मिलते हैं तो निकल जाते हैं। वो एक आपको अलग फेज़ होती है, एक अलग विचारों में आप चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक सुकून होता है। 11th में है, शी इज एट अ क्रूशियल जंक्चर, 12th लेना है। कितना आप समय दे पाते हैं? क्या पढ़ रही है, क्या नहीं पढ़ रही है, कितना समय देती है? हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? देखिए, मैं बिल्कुल कोई समय देता नहीं, बहुत कम समय देता हूँ। मेरी बेटी को मैं साल में एक बार उसके बर्थडे पर, हाँ। उसकी आदत है, वो थोड़ा कृष्ण जी के ऊपर उसका एक बहुत फेथ है, तो इस्कॉन के टेम्पल में हम लोग जाते हैं, वो वहाँ दर्शन करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम डिनर करने के लिए जाते हैं। इसके सिवाय मुझे लगता नहीं कि अलग से कोई समय बाहर मैं उसको ले जाने के लिए दे पाता हूँ। और पिछले 10-11 सालों में तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं उसको बाहर ले गया या मैं कहीं घूमने के लिए ले जा पाया हूँ। हाँ, कई बार मैंने ऐसा प्रयास किया है कि मेरी वाइफ बेचारी वो सब वही करती है, मतलब उसको ले जाती है, सब करती है, तो वो लोग जहाँ हो वहाँ कुछ घंटे के लिए जाकर एटलीस्ट अपना प्रेजेंस मैंने फील कराया कि यस आई एम हियर। उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं करता। I remember many years ago you showed me a letter that she'd written for you, Yeah. and I remember that letter. It said, "I love you to the moon and back." Yeah. She Absolutely. really loves you. Absolutely, totally. Means the world to you. Yeah, absolutely. Fadnavis ji, okay, now our space begins. Let's begin with a political question. थोड़ा fast forward करूँ आपको, आजकल क्या चल रहा है आपके राज्य में? कुछ समय पहले पोस्टर्स लगने शुरू हुए, ऐसे लगे जैसे वो मशरूम उगते हैं ना, दैट साइड टाइप्स इस हर जगह लगे हुए थे, ऑल अक्रॉस बॉम्बे, ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र। और पोस्टर में वैसे था कुछ खास नहीं, वो होर्डिंग्स जो लगे थे उसमें आप छत्रपति शिवाजी महाराज के पांव छू रहे हैं, ठीक है? इतना बवाल हुआ उस पोस्टर के ऊपर। आपके जो सहयोगी हैं वो सारे बड़े नाराज हो गए। बात क्या है, मामला क्या है? क्या फडणवीस जी जो रिजर्वेशन मराठाओं को मिल रहा है, दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिया है और आगे शायद देने की और कोशिश करेंगे, उसकी क्रेडिट अकेले लेना चाहते हैं? क्या ये बात हो गई? व्हाट्स द मैटर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे सहयोगियों को उससे कोई तकलीफ हुई, कहना हुई गलत है। आप माने ना माने, उनको बड़ी तकलीफ हुई है। नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, और ये कहना भी गलत है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ये देखिए कितना पावरफुल मीडियम है हाँ कि पोस्टर क्या लगा है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पाँव पर पंखुड़ियाँ डाल रहा हूँ, जी। फूल अर्पण कर रहा हूँ, उसमें देवा भव लिखा है, उस पर कुछ नहीं लिखा, भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखा, उसमें किसी काम का श्रेय मैंने नहीं लिया, उसमें मैंने कोई बात नहीं कही, बिना कहे हुए आपने सब कह दिया उस सुन लीजिए पोस्टर में। कितना सिंपल पोस्टर है। हाँ लेकिन इस सिंपल पोस्टर से हमारे विरोधियों को इतनी मिर्ची लगी। तो मैं अभी बताना चाहता हूं कि एक तो ये पोस्टर मेरी पार्टी ने लगाया, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये केवल मराठाओं के नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं के साथ साथ उस समय जिसको 18 पगड़ जातियां कहते थे, यानी ओबीसी आज के, माइक्रो ओबीसी, जो घुमंतु, ऐसे सारे लोगों को एकत्रित करके अपना सैन्य बनाया था। और अगर हम इनमें से किसी भी एक की साइड लेंगे, देखिए मराठा समाज का एक बहुत बड़ा इतिहास और योगदान रहा है, और इसलिए इस समाज को दरकिनार हम कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारे ओबीसी है, जो हमारे घुमंतु है, इनको अगर हम दरकिनार करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से कहीं ना कहीं हम लोग परे जाएंगे। इसलिए हमने जो निर्णय किया आरक्षण के संदर्भ में, उस निर्णय के कारण जहां मराठा समाज को फायदा हुआ, वही हमारे ओबीसी समाज में जो एक डर था कि ओबीसी का आरक्षण तो कम नहीं होगा, उसका आरक्षण तो किसी को नहीं दिया जाएगा, तो वो हमने नहीं दिया। और इसीलिए उसका अर्थ यह है कि महाराज आपके विचारों पर हम चले, जितने आपके मावड़े हैं, आपके जितने सैनिक हैं, चाहे वो मराठा हो, ओबीसी हो या घुमंतु हो, ये सबको हमने साथ में रखा, हमने इनको विभाजित नहीं होने दिया। हमने किसी भी एक के लिए निर्णय नहीं किया, हमने सबके लिए निर्णय किया। ऐसे वो पुष्प हम डाल रहे हैं। लेकिन जिनके मन में जातिवाद है उनको बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ी मिर्ची लगी। अब उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? भाई साहब, मिर्ची तो आपके सहयोगियों को ज्यादा लगी, विरोधियों को कम लगी। फडणवीस जी, मान लीजिए इस बात को, व्हाट वर यू ट्राइंग टू शो दैट यू आर द बॉस? वो क्या मतलब क्या है उस पोस्टर का, दैट आई एम द वन एंड ओनली बॉस हियर? ऐसा है, अगर मेरी पार्टी ने ऐसा कोई पोस्टर लगाया तो मेरे सहयोगियों को उससे क्या तकलीफ होने वाली है? आप मेरे सहयोगियों का एक स्टेटमेंट दिखा दे, एक स्टेटमेंट और सिंगल स्टेटमेंट कि जिसके ऊपर उन्होंने बोलेंगे क्या आपके अगेंस्ट? अब तो आपके पास थोड़ी आकर बोलने वाले हैं। मेरे सहयोगियों को मैं अच्छे से जानता हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि न उसमें मैंने कोई क्रेडिट लिया है, न मैंने उसमें कोई प्रचार किया है, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पर पुष्प अर्पण किए हैं। अब इससे कोई बवाल मचता है तो मचे। फडणवीस जी, एक बात बताइए, इतना मराठा रिजर्वेशन को लेकर और मराठा के इश्यूज को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी कितनी समय से चलती आ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि टू बी अ ब्राह्मण इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, मिस्टर फडणवीस, और वो भी एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण, क्या ये आपके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज बना है? मैंने हमेशा इस बात का जवाब दिया है कि कास्ट, जाति नेताओं के मन में है, जनता के मन में नहीं है। ये जो सारी जाति के ऊपर राजनीति ये नेता करते हैं, ब्राह्मण के रूप में मुझे टारगेट कर सकते हैं, कर रहे हैं, इस प्रकार की भ्रांति, हाँ करते रहिए, इस प्रकार की भ्रांति नेताओं के मन में। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बार बार ये दिखाया है कि हम जाति के आधार पर विचार नहीं करते। देखिए, जिस समय मोदी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया जी, तो ये एक प्रकार से बहुत राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो एक जिसको हम डेयरिंग के साथ किया जाने वाला फैसला जी, ऐसा उसको हम कह सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ब्राह्मण नेता को मुख्यमंत्री बनाना, इसके ऊपर कई लोगों को लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, ये गलत होगा,
लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2014 की विधानसभा हमने जीती, 2019 की लोकसभा हमने जीती, 2019 की विधानसभा में वापस 100 के पार गए, 2024 की विधानसभा में वापस हम 100 के पार गए। हमने सारी नगर पालिकाएँ जीती, हमने सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जीती। तो आप देखिए कि जनता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमारे मन में जाति नहीं है, नेताओं के मन में जाति है। अगर जनता के मन में इस प्रकार का दूजा भाव होता, या अगर जनता को केवल ब्राह्मण है इसलिए ये मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इस प्रकार की भावना होती, तो पैन स्टेट लगातार हम कैसे जीतते। और सबसे महत्व की बात यह है कि लगातार 3 बार 100 से ज्यादा सीटें पाने वाली बीजेपी ये एकमेव पार्टी है। आप देखिए महाराष्ट्र का इतिहास आप 80 के बाद देख लीजिए। पर इस पे राजनीति खत्म नहीं होती है, और मराठाओं को लेकर राजनीति बिल्कुल खत्म नहीं होती है स्टेट में। मैं जानना चाहती हूँ, ये मेरी इंफॉर्मेशन है फडणवीस जी, जरा आप बताएं, मुख्यमंत्री आप हैं, जरांगे पाटिल को फंड कौन करता है? आई वॉन्ट टू नो। इतने आराम से ऐसी रैलियां करना, इतनी कार लेकर मुंबई पहुंच जाना, लोगों को इकट्ठा करना मुफ्त में नहीं होता है फडणवीस जी। आप अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी हेड करते हैं, मुझे बताइए कि यहाँ की पुलिस ने आप लोगों को एक सूची सबमिट करी थी जिसमें उन लोगों का नाम था जो जरांगे पाटिल को फंड करते हैं। उस सूची में ऐसे लोग भी हैं जो शिंदे जी के पार्टी के मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, शायद कोई मिनिस्टर्स हैं। क्या आप ये कंफर्म करेंगे ये सूची उनको भी दी गई है और आपको भी दी गई है? ऐसी कोई सूची मेरे पास आई नहीं है, मैंने ऐसी कोई सूची देखी नहीं है। हाँ, कौन फंड करता है इसकी जानकारी है आपके पास? हमारे पास आते रहती है। और देखिए, अगर इतना बड़ा आंदोलन होता है तो कई लोग उसमें जुड़ते हैं, कई लोग पैसा देते हैं, तो मैं कोई उसके ऊपर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस पूरे आंदोलन के सारे जो वाक़यात यहाँ पर हुए, इसमें चाहे वो शिंदे जी हो, चाहे अजित पवार जी हो, ये मेरे साथ में रहे हैं, और जो फैसले हुए हम तीनों ने बैठकर एक साथ मिलकर ही लिए होंगे। लेकिन शिंदे जी की पार्टी के लोग जरांगे पाटिल को पैसा देकर उसकी मदद कर रहे हैं, इस बात को आप सही बताएंगे या गलत ठहराएंगे? आप मुझे बताइए, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है फडणवीस जी, आप मुझे इस तरीके से। मेरे पास तो अभी तक ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हाँ, तो फिर आप नहीं बोलना चाहते, यू से दैट, से कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग अबाउट दैट। आप जो बोलना चाहते हैं या आप जो बुलवाना चाहते हैं वही मैं बोलूँ तो सही है, ऐसा कहना तो गलत होगा ना। शिंदे जी के साथ आजकल रिश्ते कैसे चल रहे हैं आपके? हमेशा ही अच्छे रहे और आगे भी अच्छे रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मेरे रिश्ते उनसे अच्छे रहने वाले। चिंता हम लोग नहीं करते हैं, चिंता तो वो दिखाते रहते हैं अपने लोगों को बार बार। क्यों इतनी तल्खी की खबरें बाहर आती रहती हैं? क्या नाराजगी है? कभी कैबिनेट में नहीं आते हैं, दिल्ली में बार बार जाते हैं आपकी शिकायत करने के लिए, सब जानते हैं इस बातों को। पहली बात तो ये है कि हमारी इतनी कैबिनेट हुई, हर मंगलवार को हमारी कैबिनेट की बैठक होती है, और इतनी सारी बैठकों में केवल एक बैठक में शिंदे जी नहीं आए, केवल एक। 2 बैठक में? एक चलिए, एक बैठक में नहीं आए, और वो भी उस दिन बहुत बारिश गिरी और उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि मैं थाना में हूँ और यहाँ बहुत बारिश हुई है, तो मैं यहाँ पर जो व्यवस्था उस व्यवस्था को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तैयार होगा। और उस दिन वो नहीं आया। आप क्या जस्टिफाई करें? सब ठीक ठाक है? एकदम ठीक ठाक है। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम अच्छा है। मिस्टर फडणवीस, ऐसा है कि आप उनके अंडर डेप्यूटी सीएम थे, ठीक है, अब वो आपके अंडर डेप्यूटी सीएम है जी। सहज तो नहीं होता है रिश्ता, है ना? और सीएम से डेप्यूटी सीएम बनने का दर्द आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। वो उस दर्द में चल रहे हैं आजकल, सबको पता है, सबसे कहते हैं वो। देखिए, आप इसको आधा कह रहे हैं। मैं पहले मुख्यमंत्री था जी, और मेरे मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे जी। एक्चुअली आई मिस दैट। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने जी, उनके मंत्रिमंडल में मैं उप मुख्यमंत्री बना जी, वापिस मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने मेरे अंडर काम नहीं किया, उन्होंने मेरे अंडर काम किया है, मैंने भी उनके अंडर काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बिग डील है या कोई बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं तो 5 साल
लगातार मुख्यमंत्री रहा और उसके बाद मैंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और 2.5 साल में उप मुख्यमंत्री था, तो किसी भी समय मैंने मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा और मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे जी ने भी मुझे जो इज्जत देनी चाहिए वो हमेशा दी। कभी भी मेरी जो एक पर्सनल आपकी जो एक इज्जत होती है उसमें कभी कमी नहीं आने दी। आज वही रिश्ता हमारा है, अब वो उप मुख्यमंत्री है। देखिए, मैं आपको एक कहता हूँ कि मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे बहुत अधिकार है, लेकिन जो सामूहिक निर्णय के विषय है उन विषयों पर उनसे चर्चा करके ही मैं निर्णय करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप हम में है और हम लोग ठीक से काम करें। आज आप देखिए, शिंदे जी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके पास महाराष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज है। आज महाराष्ट्र का तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो नगर विकास है। तो सुना है कि आप भी कई फाइल्स आपके रोक के रखे हुए हैं आपने उनके, और ये भी सुना है कि उनके जितने कैबिनेट मंत्री हैं उनके पार्टी से, उनकी फाइलें वो पहले अपने पास मंगवाते हैं फिर आपके पास जाने देते हैं। क्या चल रहा है? फाइल वॉर चल रहा है क्या आप लोगों का? देखिए, पहली बात तो मेरे पास कोई फाइल रुकती नहीं है। अगर किसी फाइल में मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या इसमें कानूनन कुछ करने की आवश्यकता है, तो मैं मंत्री को बुलाता हूँ, उसको बैठाता हूँ और उसको दिखाता हूँ और मैं उसको क्या फैक्चुअली करना चाहिए बताता हूँ। तो फाइलें आई और फाइलें रुकी, वो रुकी हुई फाइलों वाले हम लोग ही नहीं है। गलत है ये बात? हाँ, बिल्कुल गलत है, 100% गलत। तो आप क्या कर रहे थे पिछले असेंबली में खड़े होकर आप ये उद्धव ठाकरे को ऑफर करते हैं कि वो आपके साथ वापस आ जाएं? फडणवीस जी, इस तरीके का ऑफर करना असेंबली के फ्लोर पर क्या मतलब है इसका? एवरीबडी रेड इट only in one manner, which was that you were trying to put Shinde on the back foot. Tell me the truth. देखिए, सबसे महत्व की बात यह है कि एक ये जो जिसको हम एक दिमागी बैंक्रप्सी बोलते हैं ना, इस प्रकार की बैंक्रप्सी है ये। किसकी? मतलब बहुत दुख के साथ कहता हूँ और माफ़ी मांगकर कहता हूँ, ये मीडिया की बैंक्रप्सी है। क्योंकि हाउस में जो चलता है उसको हम किस प्रकार से रिपोर्ट करते हैं। हाउस में हम कभी मजाक करते हैं, कभी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप टांग खींच रहे थे? तो आप अगर सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस ये है कि उधर से बैठे बैठे उद्धव जी कहते हैं, चूंकि विपक्ष के जो नेता है वो रिटायर होने वाले थे और विपक्ष के नेता के रिटायरमेंट के ऊपर भाषण चल रहे थे, तो उधर से उद्धव जी ये कहते हैं कि अब ये कुर्सी खाली है, आप यहाँ आ सकते हो विपक्षी नेता के रूप में। तो मैंने ये कहा कि उद्धव जी, अब तो हमारा उधर आने का सवाल नहीं है, हम तो यही रहने वाले हैं। 5 साल हमको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। हाँ, अगर आपको यहाँ आने की इच्छा हो तो विचार कर सकते हैं। अब ये तो मजाक में कहता है ना आदमी, इसका अर्थ क्या है? लेकिन इस पर ऑफर दे दी। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे को प्रबोधन की आवश्यकता है ना, हमको भी है, पॉलिटिशियंस को भी प्रबोधन की आवश्यकता है, जैसे मीडिया को भी थोड़ा प्रबोधन करने की आवश्यकता है। फडणवीस जी, चलिए ठीक है, हो गया। मीडिया पर आपने दे दिया, मुझे जितने तंज कसने थे आपने कस लिए। मैं तो आप लोगों का बहुत आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप गलती नहीं कर सकते। गलती सही तो छोड़ दीजिए, आप क्या करते हैं, कब करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। जब उसे सही इंटरप्रेट कर लिया जाए तो आपको तकलीफ हो जाती है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। फडणवीस जी, ऐसा है कि आपके यही सारे नेता यहाँ वाले, उनकी बड़ी कामना है कि फडणवीस जी को बड़ी जिम्मेदारी मिले दिल्ली में, थोड़ा निकले यहाँ से, हमारा स्पेस छोड़ें, दिल्ली जाएं। आपको लगता है कामना पूरी होने वाली है उनकी? देखिए, जब तक यहाँ काम करना है तो यहाँ काम करूंगा, जिस दिन कहेंगे दिल्ली काम करना है तो दिल्ली काम करूंगा, जवाब मत दीजिए। और जिस दिन कहेंगे कि दोनों जगह काम नहीं करना है तो घर जाऊंगा अपने। ये तो भारतीय जनता पार्टी है भाई। ये आपका ना जवाब इतना घिसा पिटा हो गया है। आपका सवाल ही घिसा पिटा है। नहीं, सवाल मेरा इतना घिसा पिटा सवाल है, ये तो घिस के ये सवाल खत्म हो गया है। लेकिन आप लोग घिसा पिटा सवाल पूछेंगे तो आपका सवाल का जवाब वही मिलेगा। देखिए, नया जवाब तो ढूंढ के नहीं निकाला जा सकता दुनिया में, क्योंकि आप घिसा पिटा सवाल बोलेंगे नहीं ना। देखिए, तीसरी बार आप सच बोलेंगे और हम झूठ बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, सुनिए, अच्छा सुन लीजिए, तीसरी बार के मुख्यमंत्री बने हैं आप। अब आप जब टर्म अपनी फिनिश करेंगे, इनफैक्ट मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही कि जब आप अपनी टर्म इस बार फिनिश करेंगे, 2 5 साल की टर्म,
आप एक्चुअली एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। that'll be a record in महाराष्ट्र, क्योंकि आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने 2 फुल 5-year टर्म महाराष्ट्र में कंप्लीट नहीं किया है। भाई साहब, आप 3 बार के मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो इसके आगे का रास्ता हर कोई जानना चाहता है। क्या है आगे का रास्ता फडणवीस जी का? अब फिर वो डायलॉग वापस मत चिपकाइएगा प्लीज। देखिए, राजनीति में आगे का रास्ता कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता है। महत्वाकांक्षा तो होगी ना। महत्वाकांक्षा का कोई मतलब नहीं होता। देश में कई नेता बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा रख के अपने घर पे बैठे हुए, इसलिए पॉलिटिक्स में कोई महत्वाकांक्षा का महत्व नहीं होता है। या पार्टी और जनता तय करती है आप किस दिशा में जाएंगे, और मैंने हमेशा पार्टी और जनता ने मिलकर जो तय किया उस दिशा में मैं गया हूँ। मेरी जिंदगी में मैं कभी मंत्री बनूंगा ऐसा भी मुझे नहीं लगा। मैं जिस समय मेयर बना तो मुझे लगा कि इससे और बड़ा मुझे क्या मिल सकता है। मैं मेयर बन गया। उसके बाद जब मैं एमएलए बना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एमएलए बन गया, लेकिन मैं कभी मिनिस्टर भी बनूंगा ऐसा मुझे लगा। आगे आ चुके हैं। नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं, आगे आ चुके हैं लोग, आपके आगे की बात कर रहे हैं। आप हमेशा ये याद रखिए, पॉलिटिक्स में कल क्या होने वाला है ये आप नहीं बोल सकते। इसलिए आप अपने बातों को जितना संक्षेप में रखें, जितना काबू में रखें, उतना अच्छा होता है। सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी के फेवरेट हैं, संघ से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। फडणवीस जी के लिए एडवांटेजेस बहुत हैं। इमेज ऐसी है, सौम्य नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं। कुछ ऑब्स्टिकल तो दिखता नहीं है मुझे। तो व्हेन इज द नेक्स्ट बिग प्रमोशन फॉर यू? देखिए, एक बड़ी बात कहता हूँ मैं, जो लोग प्रधानमंत्री जी को जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए फेवरेट और नॉन फेवरेट ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ऊंची लाइन खींची हुई है, और उस लाइन पर अगर आप चलते हो तो प्रधानमंत्री को अच्छा लगता है। और उस ऊंची लाइन को अगर आप उस पर नहीं चलते तो आप कभी भी उनका जो नज़रिया है उस पर खरे नहीं उतर सकते। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक विकसित भारत का सपना देखा है, जिस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें एक एसेट के रूप में हम लोग काम करें। केवल मैं ही नहीं, हम सारे जितने मुख्यमंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी ये तो एक ही पैदा होते हैं, नरेंद्र मोदी दूसरे नहीं हो सकते। लेकिन हम जरूर इतना कर सकते हैं कि जो एक सपना उन्होंने देखा है, जो मार्ग उन्होंने चुना है और जिस दिशा में वो लेकर जा रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ ना कुछ अपने तरीके से वैल्यू एडिशन करें। वही मैं करने की कोशिश करता हूं। और मतलब ये मैं आपको नेशनल टेलीविजन पे कहता हूं कि हम गलती करते हैं तो डांट भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डांट मिलती है प्रधानमंत्री जी से? बिल्कुल। देखिए, अब ये तो कहना यहाँ पर अच्छा नहीं है कि, लेकिन अगर गलती करेंगे तो वो तो हमारे नेता है, तो हमको तो कहते हैं कि भाई यहाँ गलती है आपकी, आप इसको ठीक कीजिए। उनका काम ही है ये। नहीं, एक और मुख्यमंत्री ने मुझे ये बात बताया आपके पार्टी की अच्छी डांट पिटती है अगर कुछ होता है तो। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक स्वभाव है कि वो कोई चीज मन में नहीं रखते। आप अगर गलती करते हो तो आपको सीधा बोल देते कि गलती इसको सुधारिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नाराज होकर बैठ गए। ऐसे कितने फोन कॉल्स आए हैं आपको? नहीं, ऐसे फोन कॉल्स ऐसा कोई उसके लिए फोन कॉल्स की आवश्यकता नहीं होती है। कई फोरम होते हैं जहाँ पर हम मिलते हैं और उसमें वो बिल्कुल ठीक से कह देते हैं कि देखो ये हित में नहीं है, ये सही काम नहीं हो रहा है, या यहाँ पर गलतियाँ हो रही है, आप इसको सुधारिए। तो मुझे लगता है कि हम सुधारते हैं उसको। अब फडणवीस जी थोड़ा वापस महाराष्ट्र पे आते हैं। बॉलीवुड के एक्टर हैं मनोज वाजपेयी जी, उनका एक स्टेटमेंट आया हाल फिलहाल कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका इतना समय वेस्ट हो जाता है यहाँ की ट्रैफिक में। आपके एक मराठी कलाकार हैं भरत जाधव, उन्होंने तो मुंबई छोड़ के कोल्हापुर में जाके सेटल हो गए। द ट्रैफिक सिचुएशन इन बॉम्बे हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आप क्या कर रहे हैं? इनफैक्ट मैं वहाँ क्यों रुकूँ, आपको ये भी मैं कहती हूँ कि कितना समय लगता है। जो हमारे दोस्त हैं यहाँ, जब मैं रहती थी तो इतनी बुरी हालत नहीं थी। जो हमारे दोस्त थे यहाँ 15 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में तय करते हैं। फडणवीस जी, इज दिस इवन फेयर? ये मैक्सिमम सिटी में ये हालत है? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि
इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना काम हाँ मुंबई में हुआ है उतना देश के किसी भी बड़ी सिटी में नहीं हुआ है। हाँ और आज आप देखिए मुंबई में जब से हमने मेट्रो शुरू की तो धीरे धीरे एक एक मेट्रो हम डिलीवर कर रहे हैं। अभी आने वाली 8 तारीख को जो मुंबई की सबसे बड़ी लाइफलाइन बनने वाली है 40 किलोमीटर्स की जो हमारी मेट्रो है, जो कफ परेड से लेकर तो सीप्स तक चलेगी और मुंबई के ऐसे इलाकों से जाएगी कि जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 17 लाख लोगों को वो ट्रांसपोर्ट करेगी। उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। करीब 350 किलोमीटर के मेट्रो के नेटवर्क का काम हमारा चल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना ज़्यादा चल रहा है तो उसके कारण कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के कारण हो रहा है। आप देखिए कोस्टल रोड जो हमने तैयार किया, अब आप अगर किसी भी सोशल मीडिया में जाकर देखेंगे तो पीपल आर ऑल प्रेस फॉर कोस्टल रोड। लोग कहते कि हमारा आधा आधा घंटा बच गया, हम तो अभी सारे अपॉइंटमेंट में हम जल्दी पहुंच जाते हैं। बात पूरी समझ लीजिए आप, आधे में मुझे मत टोकिए, मैं पूरा ही बताऊंगा। बोलिए। देखिए अब हमारी जो मेट्रो है ये मीरा भाईंदर तक जा रही है। एक एक फेज हम लोग खोल रहे हैं। उसका हमने कुछ ट्रायल भी ले लिया है। तो मीरा भाईंदर तक हमारी मेट्रो जा रही है। हम एक टनल्स का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, थाने से लेकर बोरीवली तक, या पूरा जो अभी तक मुंबई का विचार ये नॉर्थ साउथ हुआ है लेकिन ईस्ट वेस्ट नहीं हुआ है। अब ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के कई टनल्स हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वर्ली से लेकर अटल सेतु तक हम लोग एक एलिवेटेड रोड तैयार कर रहे हैं। और देखिए मुंबई की लाइफलाइन ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है। मुंबई का 60% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे जाता है। अब हम लोगों ने वर्ली बांद्रा तक तो हमारी सीलिंग हो गई। अब बांद्रा से वर्सोवा की सीलिंग हमारी करीब 70% हो गई है। वर्सोवा से लेकर भाईंदर तक सीलिंग का काम हमने चालू कर दिया है, जो अगले 3 साल में हम पूरा करेंगे। तो आप समझ लीजिए मुंबई को एक रिंग रोड हम दे रहे हैं। और भाईंदर से के उत्तम से विरार तक हम लोग एक नया सीलिंग तैयार कर रहे हैं। और ये मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा, सब काम चालू है हमारे। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड ऑल द वर्क। ओके। तो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को एक 100% पैरेलल रोड हम लोग दे रहे हैं और मेट्रो भी हमारी शुरू हो जाएगी। तो इसके कारण ट्रैफिक में बहुत ईज आएगी। मैं तो ऐसा मानता हूं कि मुंबई आने वाले 4 सालों में देश के किसी भी मेट्रो सिटी में सबसे अच्छा ट्रैफिक अगर कहीं का होगा तो मुंबई का होगा। आने वाले 4 साल में जब फडणवीस जी का सेकंड टर्म खत्म, थर्ड टर्म 100% खत्म होता होगा तब। और एकदम 29 के बाद एवरी ईयर वी विल डिलीवर। अभी हर साल हम लोग 50 से 75 किलोमीटर की मेट्रो डिलीवर करेंगे। ये जो मेट्रो आप लोग चला रहे हैं फडणवीस जी, आपके पास डू यू हैव एनी आइडिया कि आपने रोड से कितनी कार्स कम करी हैं? लग तो नहीं रहा। देखिए जैसे हमने अंधेरी वाली मेट्रो जो हम लोगों ने शुरू की तो उसका एक रफ एस्टिमेट जो हमारा पहले 3 महीने का आया उसमें 45,000 गाड़ियां कम हुई है रास्ते से। 45,000 व्हीकल्स, 45,000 गाड़ियां कम हुई है। हाँ, और देखिए मेट्रो का ये होता है कि जितनी कनेक्टिविटी बढ़ते जाती है जी। अभी तक मेट्रो हमारी जो थी वो स्टैंड अलोन मेट्रोस चल रही थी, अलग अलग हमारी। अब हम लोगों का इंटीग्रेशन हुआ है मेट्रोस का। तो अलग अलग जंक्शंस पर हमने आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको इंटरचेंजेस अब मिल रहे हैं। तो इंटरचेंजेस के कारण बड़ा परिवर्तन होगा। अभी आप मुंबई में एयरपोर्ट में भी मेट्रो से जा पाएंगे, ये परिवर्तन हम लोगों ने लाया है। अभी एयरपोर्ट की अंतिम कनेक्टिविटी हमारी बाकी है। हम एयरपोर्ट के परिसर में जा रहे हैं लेकिन वहां से बिल्कुल एंट्री जो एयरपोर्ट में होती है उसका काम अभी हमारा चल रहा है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस मिलेगा हमें? हाँ बिल्कुल, 100% आपको एयरपोर्ट एक्सप्रेस मिलेगा। सीधे आप एयरपोर्ट जा पाओगे, यहाँ वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल 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 आप जा पाओगे। कब तक? मैक्सिमम 1 साल, 1 से 1.5 साल। ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जितना काम इंफ्रास्ट्रक्चर का मुंबई में हो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ देश की किसी मेट्रो में नहीं चला। नहीं, मैं मानती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन भी नाम आपको यहीं मिला है फडणवीस जी, लेकिन जो बेचारे सुबह
निकलते हैं घर से 7 बजे, 9:30 बजे पहुंचेंगे, 2-2 घंटे की सफर, आप देखिए, सुबह 4 घंटे आप ऑन द रोड्स ऑफ बॉम्बे। एक बात आप समझ लेट्स लीजिए, अंडरस्टैंड द पेन आप आल्सो। एक बात समझ लीजिए, आपके घर को हाँ, अगर रंग लगाना है, अगर कलरिंग करना है, तो सामान तो बाहर निकालना पड़ता है ना, उतनी तकलीफ तो सहन करनी पड़ती है ना, ये उसकी तकलीफ है। चूंकि मुंबई के हर रोड पे काम चल रहा है, हर रोड पे, तो क्यों ऐसा चल रहा है? करना ही ये पड़ेगा, प्लानिंग क्यों हुई? पैरेलल ही करना पड़ेगा, नहीं तो 30 साल लगेंगे काम करने को एक साथ ही। देखिए, मैं आपको कहता हूं, 1999 से 2015 तक मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हुआ, और इसका परिणाम यह हुआ कि वी लॉस्ट इट। हम लोगों ने आईटी बूम जो बंगलोर को और हैदराबाद को हमने लूज किया है, दे हैव ग्रोन एट अवर कॉस्ट, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। तो 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, जिस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, आज आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को पूछ लीजिए, भारत में काम करने वाले किसी को भी पूछ लीजिए, वो तारीफ करते हैं जो काम मुंबई में हुआ है। फडणवीस जी, लाड़की बहन योजना आप लोगों ने प्रॉमिस कर दी, डिलीवर करना पड़ रहा है, क्या बैक एंड फोर्थ आप लोग काफ़ी कुछ करते हैं उसके ऊपर, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से 44,000 करोड़ आप लोग को सालाना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने शराब के दाम बढ़ा दिए, देश में सबसे ज़्यादा महंगी शराब अब यहाँ मिल रही है, लेकिन जीएसटी की कटौती के बाद अकेले महाराष्ट्र, एंड दिस इज़ एन एस्टिमेट दैट वी हैव, 7,000 करोड़ का आपको घाटा होने वाला है। ओके, अब आप ज़रा बताएं, हाउ आर यू प्लानिंग टू डील विद दिस? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने कोई बैक एंड फोर्थ नहीं किया। बैक एंड फोर्थ तो आपने किया? बिल्कुल नहीं किया। हम लोगों ने लाडली बहन की योजना वैसे के वैसे शुरू रखी है, और आज भी आपने लिस्ट ही सैनिटाइज कर दी, किसको मिलेगी, एक घर में कितने लोग को मिलेगी। ये बात पहले नहीं कहते थे, जब प्रचार करते थे ना फडणवीस जी, तो जोर जोर से कहते थे सबको मिलेगी, सारी बहनों को मिलेगी, फिर बहनों में कटौती कर दिया आपने। हो गया? हाँ ठीक है, और कुछ बोलना बोल दीजिए। नहीं बोलिए ना। क्यों आप गलत कह रही हूँ क्या मैं? ऐसा है, आप लोग बिना पढ़े बोल रहे हैं। बिना पढ़े नहीं बोल रही हूँ मैं, बिना पढ़े बोल रहे हैं। पहले दिन से कुछ नियम हमने बनाए थे। हाँ, उन नियमों के आधार पर हमने लोगों से अर्जियां मंगाई थी, उन अर्जियों को हमने मंजूर किया। कुछ लोगों ने गलत जानकारी दी, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? देखिए, हम लोग 2 करोड़ 80 लाख बहनों को देते थे, उसमें से केवल 20 लाख बहनों को हम नहीं दे रहे आज भी। 2 करोड़ 80 लाख को दे रहे थे, हाँ, उसमें से 20 लाख आपने हटाए हैं। अभी हम लोगों ने हटाए नहीं, उसको रोका है। हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स पेई, इस प्रकार की महिलाएं, या ऐसे भी ध्यान में आए कि जिनके घर के लोग ये सरकारी नौकरी में है लेकिन उन्होंने भर दिया, ऐसे लोग। लेकिन आज भी 2 करोड़ 60 लाख बहनों को हम लोग दे रहे हैं। तो देश में इतना बड़ा 2 करोड़ 60 लाख बहनों को या किसी एक घटक को देने वाला ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है, देश में कहीं नहीं है, किसी राज्य में नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई बैक एंड फोर्थ नहीं है। देखिए, हमको सीएजी के ऑडिट का सामना करना पड़ता है। हाँ। और सीएजी के ऑडिट में हमको जिन निकषों के ऊपर आपने योजना शुरू की, उसके ऊपर आपने इस योजना का एक प्रकार से अप्रेजल किया कि नहीं, ये हमको बताना पड़ता है। तो हमने कर लिया माफ कीजिएगा, तो वो हमने कर लिया है, इसलिए उसमें कोई बैक एंड फोर्थ नहीं है। और जहां तक जीएसटी का सवाल है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आप इसको इस नजरिए से देख रहे हैं कि चूंकि परसेंटेज कम हुआ है तो पैसा कम आएगा, लेकिन महाराष्ट्र ने इन रिफॉर्म्स को जब काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें हमने सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि मैं नहीं मानता कि इससे कोई बहुत नुकसान होगा, उल्टा इससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पर व्यापार भी बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो हमको ज़्यादा इनकम भी आएगा। देखिए, जिस समय जीएसटी लाया गया तो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में अपोजिशन के लोग बहुत इसका विरोध करते थे और कहते थे कि महाराष्ट्र एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, महाराष्ट्र का बहुत नुकसान होगा। आप मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए, मैंने हाउस में ये कहा था
कि महाराष्ट्र ये केवल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है, हर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट एक कंज्यूमिंग स्टेट भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कंजम्पशन करना पड़ता है। हम लोग एक प्रकार से सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, इसलिए अगर जीएसटी महाराष्ट्र स्वीकारेगा तो महाराष्ट्र ये आगे ही बढ़ेगा, हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। और आज हम देख रहे हैं कि वैट के रेजिम से कई गुना ज्यादा पैसा हमको मिला। वैट के रेजिम में जो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट था उससे बहुत ज्यादा हम लोग ग्रो हुए, और कहा हम लोग 60 और 70 हजार करोड़ पर थे, और कहा अब हम लोग कुल मिलाकर 3,60,000 करोड़, लेकिन उसमें से आधा हमारा, तो एक प्रकार से दुगना या दुगने के करीब हम लोगों को ये जीएसटी मिलना शुरू हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ये बहुत जरूरी था सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स लाना। इन रिफॉर्म्स के कारण भारत का जीएसटी समृद्ध होगा, भारत के लोगों को भी फायदा होगा, एक्स्ट्रा डिमांड भी इससे क्रिएट होगी, और हमारे यहां पर अर्थव्यवस्था जो है ये और तेजी से विकसित होगी। फडणवीस जी, देखिए ट्रम्प टैरिफ, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाई है हमारे ऊपर, उसका लोग कह रहे हैं सबसे ज़्यादा असर अगर किसी भी राज्य में होगा तो वो महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि यू आर अ बिग एक्सपोर्टर टू द यूएस। अभी सिर्फ इसी साल में 3,684 करोड़ की एक्सपोर्ट हुई है, जिसमें कि एग्रीकल्चर फूड सेक्टर से सिर्फ वहीं से इतना एक्सपोर्ट हुआ है। अब ये असर तो पड़ेगा, गंभीर असर है, और ये ऐसे आप व्यापारियों के पास जाएं तो वो कहते हैं कि बिना सरकार के मदद के उन्हें अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दैट? देखिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ असर तो शुरुआत में हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जेम्स एंड ज्वेलरी का बड़ा काम है जी, महाराष्ट्र में फार्मास्यूटिकल का बड़ा काम है, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल का बड़ा काम है, और फिशरीज में भी हम लोग काफी बड़ा काम करते हैं। तो ये चारों सेक्टर पर कोई ना कोई परिणाम उसका होगा। लेकिन जिस दिन ये सैंक्शंस लगे उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको एक मंत्र दिया, और उन्होंने कहा कि इसको आपदा मत समझो, इसको अवसर समझो जी। और अवसर समझकर बड़े पैमाने पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, नए मार्केट्स ढूंढ कर निकालो, और नए तरीके से आप लोग व्यापार करो। और उसी को हम लोगों ने समझकर महाराष्ट्र में सबसे पहले हमने इसका एक असेसमेंट किया। हमारे यहाँ मित्रा, हमने जो एक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट हमारा तैयार किया है, नीति आयोग का जो हमारा अवतार है मित्रा, उसमें हमने इसका पूरा असेसमेंट किया, किस सेक्टर पर कितना परिणाम है। उस असेसमेंट के बाद हमने एक मिस्टर अपूर्व चंद्र है, जो केंद्र सरकार से रिटायर्ड सेक्रेटरी है हमारी कैडर के, उनके अंडर हमने एक कमेटी तैयार की, और हमने तय किया कि हम लोग 100 रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और एक वॉर रूम हमने रिफॉर्म्स की तैयार की है, जो हर महीने कितने रिफॉर्म्स हम कर पाए हम लोग देख रहे हैं। तो एक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से हम लोग हमारे बिजनेसेस को मदद कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार के मदद से नए मार्केट्स कौन से डेवलप हो सकते हैं, और उन नए मार्केट्स को डेवलप करने के लिए हमारे बिजनेसेस को किस चीज की आवश्यकता है उसके ऊपर हम मदद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ स्टेट के रूप में उनको अलग अलग प्रकार के क्या इंसेंटिव दे सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया, और मैं ऐसा मानता हूं कि शायद पहला साल थोड़ा हमको तकलीफ का जाएगा, लेकिन 2-3 सालों में तो हम लोग इस प्रकार से काम करेंगे कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई टैरिफ का ज्यादा असर हमारे ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। फडणवीस जी, जल्दी से बताइए कि बीएमसी चुनाव कब करवाने वाले हैं आप लोग? ये तो आप इलेक्शन कमीशन को पूछिए। वो इलेक्शन कमीशन को पूछ लेंगे, यहाँ से जब तक इंडिकेशन होगी नहीं वो चुनाव होगा नहीं। क्या प्लानिंग क्या है, कब तक होगी, कब से रोक रखा है आप लोगों ने? देखिए, वापस मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमने नहीं रोका। चलिए देखिए, ऐसा नहीं, है कि हम लोग सच्चाई वाली बात पूछते हैं ना, आप लोग को लग जाती है। अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दीजिए, फिर कोर्ट के ऊपर डाल दीजिए। पॉइंट ये है कि जब तक बीजेपी तैयार नहीं होगी शायद ये चुनाव होगा ही नहीं। अब सच सच बताइए, कब होगा चुनाव, कब होंगे आप तैयार? हो गया? हाँ, हो गया। और पूछना पूछ लीजिए। नहीं, जवाब पूछ लिया मैंने, दीजिए। हाँ, चाहिए आपको जवाब? जवाब देता हूं। समझ लीजिए बात को, आप लोग बिना समझे बात करते हैं। चुनाव क्यों रुका था? सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, हमने नहीं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर रखा था।
ओबीसी के आरक्षण पर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया, मेरी सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ओबीसी आरक्षण बहाल करके चुनाव करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 30 जनवरी से पहले सारे चुनाव होने चाहिए। उस दृष्टि से इलेक्शन कमीशन ने तैयारी भी शुरू की पिछले 2 महीने से, क्योंकि इस चुनाव का 120 दिन का एक कैलेंडर होता है, वार्ड फॉर्मेशन होता है, जिला पंचायत के गट फॉर्मेशन होता है, नगर पालिका के वार्ड फॉर्मेशन होते हैं, वो सारी प्रोसेस कंप्लीट की उन्होंने। उसके बाद उसके ऊपर हियरिंग करनी पड़ती है, उस हियरिंग को उन्होंने कंप्लीट किया। अभी उसका अंतिम नोटिफिकेशन वो निकाल रहे हैं, साथ में फिर मतदाता सूची वो घोषित कर रहे हैं। और उसके बाद अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने यह स्पष्ट किया है कि हम 3 फेज में इस चुनाव को करेंगे, नगर पालिका, जिला पंचायत और महानगर पालिका। तो कुल मिलाकर ये तीनों फेजेस जो है वो 31 जनवरी से पहले उनको कंप्लीट करने हैं। इसमें बीजेपी का कोई सवाल नहीं है, रूलिंग पार्टी का कोई सवाल नहीं है। इट इज बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमीशन। बेवजह आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, इस आरोप में कोई अर्थ नहीं है। हम तो चाहते कल चुनाव हो, कल, टुमारो, कल ले ले कोई चुनाव, हम तो तैयारी में बैठे हैं। गठबंधन के साथ में लड़ेंगे ये चुनाव? बीएमसी आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं? हम मुंबई तो 100% गठबंधन में लड़ रहे हैं, और बाकी जगह भी हमारा प्रयास होगा कि सब जगह हम गठबंधन करें, लेकिन कुछ जगह पर नहीं भी कर पाएंगे, कुछ जगह हमारी भी पॉलिटिकल मजबूरी है कि नहीं कर पाएंगे, पर ओवरऑल हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे। जब से आप सीएम बने आपने इतना कुछ बदल दिया महाराष्ट्र की राजनीति में। पहली बार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे इतने साल के बाद एक मंच पे आ गए। राज ठाकरे मातोश्री चले गए, पता नहीं कितने सालों के बाद यह हुआ होगा, और कारण उसके देवेंद्र फडणवीस जी हैं। क्रेडिट क्यों नहीं लेते दोनों भाइयों को साथ में लाने का? और पता नहीं आपको क्या असर होने वाला है इसका बाद में, लेकिन अभी तो क्रेडिट ले ही लीजिए आप कि आपकी वजह से हुआ है। बिल्कुल, मैंने तो पहले क्रेडिट ले लिया, उन्होंने भी मुझे क्रेडिट दे दिया। मेरी हैप्पी। देखिए, लोग कहते हैं आपने पार्टियां तोड़ दी, हमने तो तोड़ी नहीं। लोग कहते हैं आपने परिवार तोड़ दिया, हमने तो तोड़े नहीं। अब कम से कम लोग अगर ये कोई कहता है कि आपने परिवार जोड़ा, तो उसका तो क्रेडिट मैं लूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई कहेगा कि मेरे कारण दोनों भाई साथ में आए हैं, तो जरूर वो साथ में रहे, साथ में लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राज और उद्धव एक साथ आ गए हैं, अब आपके शिंदे जी भी उद्धव जी के साथ चले जाएं और आपके अजीत पवार शरद पवार के साथ चले जाएं, तो क्या होगा देवेंद्र फडणवीस जी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आप राजनीति की वास्तविकता को समझ लीजिए। शिंदे जी और अजीत पवार जी ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, एनडीए में ही रहेंगे, इस सरकार का और केंद्र सरकार का हिस्सा बनकर रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अजीत पवार जी की बात हुई, आपको वो वायरल वीडियो पुणे वाला याद तो होगा ही। होम मिनिस्टर आप हैं, आईपीएस ऑफिसर थी, यंग ऑफिसर थी, जिस तरीके से बात कर रहे थे अजीत पवार जी, आई डोंट थिंक दैट वाज राइट। आपने किससे बात करी? आपने उस ऑफिसर को समझाया या अजीत पवार जी को समझाया कि ये गलत हुआ? देखिए, मेरी दोनों से बात हुई और अजीत पवार जी से तो मेरी अच्छे से बात हुई है, और अजीत पवार जी ने भी अपना पक्ष बहुत साफ शब्दों में रखा हुआ है। देखिए, कई बार ये होता है कि सामने की परिस्थिति क्या है वो आपको समझ में नहीं आती है, और आप कोई चीज़ें बोलते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आईपीएस ऑफिसर की भी कोई गलती नहीं है, वो शी इज़ अ वेरी यंग ऑफिसर। तो उसको भी ये लगा कि कई बार लोग वोट कर देते, मैं देवेंद्र फडणवीस बोल रहा हूँ, मैं अजीत पवार बोल रहा हूँ, तो आप है कि नहीं ये कैसे पता चले? इसलिए उसने ये कहा कि भाई आप सच में अजीत पवार बोल रहे हैं कि नहीं, मैं कैसे जानूं? तो आप वीडियो कॉल कीजिए। करेक्ट। तो इसलिए उसकी कोई गलती ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे शी इज अ यंग ऑफिसर, और चूंकि उसकी भाषा मराठी नहीं है, या शी इज फ्रॉम केरला, तो आपके बोलने का जो लहजा होता है तो कई बार ऑफेंडिंग लगता है। ऐसा लगता है कि भाई somebody is चैलेंजिंग, इस प्रकार का लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन अजीत पवार जी ने इसके बारे में बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। और अजीत पवार जी ने ये बात कही है कि किसी भी महिला अफसर को या किसी भी अफसर को अपमानित करने का मेरा कोई इरादा उसमें नहीं था। और आप अगर नॉर्मली देखें तो अजीत पवार जी इस बात के लिए जाने जाते हैं, वो इस प्रकार से किसी को अपमानित नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों तरफ से वो बात समाप्त हो गई। देवेंद्र फडणवीस जी, नवरात्रि आ रही है
आपकी पार्टी की एक पुरानी मिनिस्टर हैं, इनका नाम है उषा ठाकुर, जी। मध्य प्रदेश में। उनका एक बयान आया, वो कह रही हैं कि गरबा आने वाली हैं, लड़कियों को शालीन कपड़े पहनकर शालीनता से गरबा करने आना चाहिए। गरबा में मैं लहंगा चोली पहनूं, मैं क्या पहनूं नहीं पहनूं, इस पर इतनी इस तरीके की टिप्पणी, किसको क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, इस पे इतना रेज, इतना डिबेट डिस्कशन होता है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसने क्या पहनना चाहिए, ये उनका एक निजी मामला है, उसके ऊपर मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, किसको ये लग सकता है कि धार्मिक कार्यक्रम में थोड़ी शालीनता बनी रहे, उसके ऊपर कोई कह सकता है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं कर सकता। कंपल्शन करने का सवाल नहीं। अब ये हमारी जो बहन है, इसने क्या कहा है ये भी मैंने सुना नहीं है, ये कब का ये भी मैंने सुना नहीं है। मेरा अपना व्यू अगर आप पूछेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो भी अगर कोई धार्मिक ओकेजन होता है तो उस धार्मिक ओकेजन की गरिमा हम बनाए रखें। बाकी हर एक का अपना निजी मामला है कि वो क्या पहने। ग्रेट। नाउ फडणवीस जी, पीएम के 75 साल हुए। आपकी भी लंबी एसोसिएशन रही है प्रधानमंत्री जी के साथ। यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू मेट हिम? जी, मैं तो कई साल पहले उनको मिला था, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छे से याद है उनको, उनके साथ मेरी मुलाकात, वो करीब मैं ऐसा मानता हूँ 1997 या 98 की बात होगी, जिस समय हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग नागपुर में रेशीम बाग में रखा हुआ था, और मैं उस समय मेयर भी था और मैं युवा मोर्चा का हमारे नागपुर शहर जिले का अध्यक्ष भी था। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैंने किया था, और उस समय कई नेता उसमें शामिल होने के लिए आए थे, और जो सारे नेता आए थे तो हम लोगों ने रेस्ट हाउस में वगैरह इधर उधर उनकी व्यवस्था की थी। तो उस समय मोदी जी वहाँ पर आए। आने के बाद हम लोगों ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद हेडगेवार जी की समाधि पर जाकर उन्होंने फूल चढ़ाए, और उसके बाद हमने उनको पूछा, चूँकि मैक्सिमम जो नेता आए थे वो फूल चढ़ाकर फिर अपना या तो सेशन किया या फिर रेस्ट हाउस चले गए, जहाँ उनकी व्यवस्था थी वहाँ वो सारे चले गए। तो उनको भी हमने पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे, रेस्ट हाउस रहना चाहेंगे या यहाँ पर भी व्यवस्था है। रेशीम बाग में प्रचारकों के कमरे उस समय, अभी तो थोड़ा बदल गया है, मतलब अभी भी है, लेकिन वो पुरानी बिल्डिंग जो थी जिसको तोड़कर बाद में नई बिल्डिंग बनी, तो हमने कहा कि यहाँ पर भी प्रचारकों की रहने की व्यवस्था है, या हम लोगों ने जितने आने वाले वक्ता या मेहमान है सबकी रेस्ट हाउस में व्यवस्था की है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं, तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यही रुकूंगा, मैं यहाँ कार्यक्रम के लिए आया हूँ। और जो प्रचारकों का कमरा था उस कमरे में वो 2 दिन तक वहाँ पर रुके। 3 दिन का शिविर था, तो 2 दिन उसमें थे, वो 2 दिन तक वहीं रुके। छोटा सा कमरा हुआ करता था, एसी वेसी का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा कमरा, एक छोटा सा हुआ करता था। तो उसी कमरे में उस समय वो रुके थे, और उस समय के कमरे भी ऐसे थे कि उसमें कोई अटैच टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी नहीं हुआ करता था उस समय। वो जो उस समय का संघ का वो प्रचारकों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में कमरे थे, और कॉमन एक डॉर्मेटरी, एक कॉमन एरिया हुआ करता था जहां नहाने के लिए कुछ बाथरूम्स हुआ करते थे, कुछ टॉयलेट्स हुआ करते थे, लेकिन हाँ, मोदी जी वहीं रुके। फाइनली, बिफोर आई गेट टू द रैपिड फायर, जेन ज़ी को लेकर बहुत बात होती है। देवेंद्र फडणवीस जी, you are of course seen as one of the younger generation नेता of the भारतीय जनता पार्टी. I want to understand, राहुल गांधी ने भी बहुत राजनीति कर ली जेन ज़ी को लेकर। नेपाल में तो आपने देखा ही क्या हो गया, पूरी तख्ता पलट हो गई जेन ज़ी की वजह से। How do you see all of this? How do you see the role of Gen Z? And if there's a message for Gen Z from Devendra Fadnavis? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो चाहे वो भारत हो, नेपाल हो, या हमारे आसपास के सारे जो देश हैं, वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि बहुत बड़े पैमाने पर युवा है, और अगले 10-15 सालों तक इन सारे देशों में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। और अगर इन युवाओं को हम डेमोग्राफिक एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे देश, हमारे देश सहित सारे देश, ये बहुत तरक्की करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो एक ये डेमोग्राफिक लायबिलिटी तैयार होगी। तो जहाँ तक भारत का सवाल है,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझा और आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी विस्तारित हुई क्योंकि हमने ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये जो हमारे तरुणाई है, इस तरुणाई को एक दिशा दी, इनके लिए एक अवसर तैयार किए और उसी के चलते 10 सालों में हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये युवा पीढ़ी है, इस पीढ़ी को एक दिशा देने की आवश्यकता है। अगर हम उनको दिशा नहीं देंगे तो वो दिशाहीन हो जाएगी। जैसे हमेशा स्वामी विवेकानंद कहते थे कि युवा कैसे होते हैं, तो ये युवा शब्द को अगर हम उल्टा करें तो वायु शब्द बनता है। और ये वायु किस प्रकार का होता है, तो ये अगर प्राणवायु होता है, ऑक्सीजन होता है, तो समाज को जीने का एक साधन होता है। और ये अगर तूफान बन जाता है तो ये गांव को उजाड़ भी देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर देश को ये समझना होगा कि ये एक बहुत ही एस्पायरिंग पॉपुलेशन है, एक एस्पिरेशनल इस प्रकार की पॉपुलेशन है और इसके एस्पिरेशंस को हमको एड्रेस करना ही होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ भारत में उसको एड्रेस करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार किया है। इसी के चलते राहुल गांधी कितना भी उनको उस्काने की कोशिश करे, उचकाने की कोशिश करे, एक प्रकार उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो भी ये भारत में नहीं होने वाला है। ये आप बात को समझ लीजिए। Yeah, that's what we also think, but I am finishing with a rapid fire. This will be a quick session and you will have to quickly give answers. Don't take time, no long answers, not allowed. Okay? So let's start. मोदी जी और शाह जी, सबसे ज्यादा सख्त कौन है? सख्त तो दोनों नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों में मोदी जी ज्यादा सख्त है। किससे ज्यादा खुलकर बात कर सकते हैं आप? दोनों से कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मोदी जी का सवाल है तो उनके लिए आदर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे अपने घर में होता है कि आप एक पिताजी की जगह होते हैं, एक भाई की जगह होते हैं, तो पिताजी से आपका आदर होता है, भाई से आपका एक अलग रिश्ता होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं तो दोनों से खुल के बात कर सकता हूँ, लेकिन अमित भाई से ज़्यादा खुलकर बात कर सकता हूँ। ओके। एक नाथ शिंदे, अजीत पवार, किसके साथ काम करना ज़्यादा आसान? एक, दो नहीं, एक। दोनों के साथ काम करना ज्यादा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जवाब देंगे इसीलिए तो पूछा दिस और दैट। दिस और दैट का कोई सवाल ही नहीं होता है। कैसे सवाल? हर चीज का दिस और दैट में जवाब ही नहीं होता है। दोनों के ठीक है। मराठा आरक्षण या ओबीसी हक, आपका स्टैंड? ओबीसी के आरक्षण को कोई भी धोखा न करते हुए मराठा आरक्षण ये हमारा स्टैंड रहा है और हमने करके दिखाया है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सबसे बड़ा चैलेंज दोनों में से? शायद मैं ही चैलेंज हूं उन दोनों के लिए। हिंदुत्व का पोस्टर बॉय आप या योगी जी? हिंदुत्व को पोस्टर बॉय की आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी पोस्टर बॉय की मोहताज नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि योगी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा प्रदेश जो अगर विकसित न हो तो भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, उसको विकास की राह पर लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने किया है और वो करते हुए विकास के साथ विरासत, इसका उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखा है। मेरी रैपिड फायर को क्यों मैराथन राउंड बना रहे हैं फडणवीस जी? मुंबई या नागपुर? The more favorite city for you? नागपुर। Okay. 2024 की सबसे बड़ी गलती और सबक? सबसे बड़ी गलती 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट में थे, तो नरेटिव जो हमारे हाथ से खिसक रहा था वो हमको समझ में नहीं आया। ये सबसे बड़ी गलती है और वही सबसे बड़ा सबक है कि जिसके चलते हमने उस नरेटिव को समझकर कंट्रोल में लाया तो 2024 के विधानसभा में हम चुनकर आए। वर्तमान में देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री आपको छोड़कर किसे मानते हैं आप? देखिए, सभी ने अच्छा काम किया है। मैं ऐसा कोई सर्वश्रेष्ठ का रेटिंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग मुख्यमंत्री है, जो कई सालों से कुछ लोग काम कर रहे हैं, योगी जी कई सालों से काम कर रहे हैं, अभी हेमंत बिस्वा शर्मा भी कई सालों से काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, एक नाम क्यों चूज करूं मैं? भाई सब जब अच्छा काम कर रहे हैं
तो एक नाम चूज करने का क्या कोई कारण है? सबसे अच्छा काम तो कर ही रहा होगा ना आपकी नजर में। ऐसा नहीं है, सभी ने अच्छा काम किया। ठीक है, ओके। दोनों प्रधानमंत्री मोदी जी और अटल जी, दोनों के बीच में अंतर और समानता देखा आपने दोनों को है? हाँ देखिए, दोनों में समानता तो ये है कि देश के प्रति उनका जो भाव रहा है, उनकी जो प्रतिबद्धता रही है, जी। वो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही अटूट इस प्रकार की रही है। और दोनों में अंतर क्या है अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ देखिए, व्यक्तित्व का अंतर हो सकता है। अटल जी का व्यक्तित्व एक अलग प्रकार का था, वो अपने प्रकार से उनका एक निश्चयी व्यक्तित्व था। मोदी जी अपने प्रकार से बहुत दृढ़ निश्चयी इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी है। तो इसमें बहुत कोई अंतर है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो नव भारत है, उस नव भारत की नींव रखने वाले ये अटल जी थे और नव भारत का निर्माण करने वाले ये मोदी जी। ठीक है, विपक्ष के एक ऐसे नेता जिसे देवेंद्र फडणवीस एडमायर करते हैं? देखिए, ऐसा है कि कई विपक्षी नेता हैं जिनमें, इसमें तो एक नाम ले ही सकते हैं आप। मैं बता रहा हूँ, आप बात तो सुन लीजिए। उसमें से कई लोगों के कई गुण मैं कह सकता हूँ, लेकिन किसी एक नेता ने मुझे अगर बहुत इम्प्रेस किया है तो मुझे पता नहीं आप लोग उनके बारे में कितना जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार। अच्छा। ये मिनिस्टर भी हुआ करते थे और एक बहुत ही ऐसे विचारक और इस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति थे। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं। उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, लेकिन अगर वो शायद जीवित होते तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा रोल वो प्ले करते। और वो व्यक्ति अगर आप देखिए तो 15 से ज़्यादा उनके पास डिग्रियां थी, यूपीएससी भी क्लियर किया था, डॉक्टर भी थे, कितने चीज़ों में उन्होंने एमए किया हुआ था, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। महाराष्ट्र में जो संस्कृत विश्वविद्यालय तैयार हुआ वो उनके कारण तैयार हुआ। एक महाराष्ट्र में एक दीक्षित पैटर्न बहुत फेमस हुआ है। एक लोग दीक्षित डाइट के रूप में उसको कहते हैं। तो दीक्षित डाइट जो आज बहुत फेमस है, उसके एक्चुअल प्रणेता जो थे वो डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे और बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उस जमाने में उन्होंने जीरो बजट लाया और जीरो बजट के कारण उनके ऊपर बहुत उस समय टीका टिप्पणी हुई कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन आज हम सभी लोग उसी जीरो बजट पर काम करते हैं। आप उनके काम को आगे बढ़ाते हैं। यू गो फॉर दीज सेशंस एवरी ईयर, डोंट यू? नहीं, वो तो जी वो जब भी बजट होता था तो बजट के ऊपर वो भाषण करते थे, केंद्रीय बजट के ऊपर। अब आप जाके तो करते मैंने कई सालों तक मैंने किया है। वो तो एक बहुत ही मनीषी के रूप में मैं उनको देखता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। ओके, योर ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर महाराष्ट्र, वन ड्रीम प्रोजेक्ट। देखिए, वन ड्रीम तो नहीं हो सकती है, ड्रीम प्रोजेक्ट तो कई है, लेकिन अभी वाढवण पोर्ट जो है ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ जो मैं महाराष्ट्र में नदी जोड़ के काम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि उन कामों के कारण मैं महाराष्ट्र को परमानेंटली अकाल से बाहर निकालने वाला हूँ। ओके, ऑलराइट। व्हाट्सएप पर फडणवीस जी को टॉप ऐसे 3 लोग जो सबसे ज्यादा मैसेज करते हैं। देखिए, मैं व्हाट्सएप देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, चलिए, आईफोन पे करते होंगे, आई मैसेज पे करते होंगे। हाँ, व्हाट्सएप में देखता नहीं हूँ। अगर कोई कहता है तो व्हाट्सएप मेरे पास है, तो मैं उनको कहता व्हाट्सएप मुझे कीजिए और मुझे एक मैसेज कीजिए कि व्हाट्सएप देखिए। तो लेकिन मैं रोज 300 से 400 मैसेजेस को जवाब देता हूँ। वो ठीक है, मगर टेल मी द तो टॉप उसमें 3 टॉप पीपल। कहाँ से? अब 400 मैसेज को जो जवाब दे उसमें से टॉप 3 कहाँ से निकाले? अरे फडणवीस जी, ओके, वन मराठी वर्ड द एंटायर वर्ल्ड शुड नो अकॉर्डिंग टू यू। जय भवानी, जय शिवाजी। If Maharashtra politics were to be a web series, what would its title be? बदलते रिश्ते। Right. Okay. One lesson that politics has taught you, Fadnavis ji. The one lesson which politics has taught me, वो अगर एक लेसन की मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स में पेशेंस इज अ वर्च्यू। पेशेंस आप में अगर है तो आप हर परिस्थिति में सर्वाइव करेंगे। ओके, अगर आपकी जर्नी को लेकर कोई फिल्म बने तो लीड रोल किसे देना चाहिए? अकॉर्डिंग टू देवेंद्र फडणवीस, हु कैन प्ले देवेंद्र फडणवीस द बेस्ट इन बॉलीवुड? अभी मेरी पिक्चर बाकी है।
आपकी पिक्चर बाकी है, मैं मानती हूँ बहुत लंबी बाकी है, लेकिन किसी को अगर आपका रोल दिया जाए तो मेरी पिक्चर पूरी हो जाने दीजिए, फिर रोल देंगे। ओके, सो नाउ क्विकली वन वर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल। उद्धव ठाकरे। उद्धव जी कभी हाँ कभी ना। एकनाथ शिंदे। इमोशनल मित्र। अजीत पवार। प्रैक्टिकल मित्र। शरद पवार। शरद पवार ये सुलझी हुई उलझन। मनोज जरांगे पाटिल। आई डिडंट वांट टू आस्क बट स्टिल बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इतने अनशन किए हैं कि उनको हम अनशन वीर कह सकते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी। नव भारत के निर्माता। अमित शाह। सर सेनापति। नीतीश कुमार। कॉमन मैन। डोनाल्ड ट्रंप। कंफ्यूज्ड पर्सन। ओके। सैम पिट्रोडा। जैसा चेला वैसा गुरु, जैसा गुरु वैसा चेला। ओके। अरविंद केजरीवाल। कहाँ है वो? ओहो फडणवीस जी, टू बैड। कुणाल कामरा, परेशानी क्रिएट करते कौन हैं। है ये? ओके, ऑलराइट, देन दैट brings me to the very end, but before I let you go, you've started a cancer hospital in Nagpur. मुझे लगता है आप चीफ मिनिस्टर बनने के पहले ही नींव डाली गई थी। जी। Is it also because you lost your father to cancer? Is that the reason? आपकी बड़ी उसमें इन्वेस्टमेंट है इमोशनल। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे पिताजी कैंसर के पेशेंट रहे और उनके इलाज के समय हम लोगों ने देखा कितनी परेशानियां भी होती है, और मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल इतना अच्छा काम करता है लेकिन कितना लोड उसके ऊपर है। तो तब से बचपन से मेरे दिमाग में था कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो कैंसर हॉस्पिटल में शुरू करूँगा। मेरे एक मित्र है शैलेश जोगड़ेकर, उनकी भी पत्नी का देहांत कैंसर के कारण हुआ, तो हम दोनों मिलकर हम लोगों ने 90s में तय किया कि हम लोग जब भी मौका पड़ेगा तो हम कैंसर हॉस्पिटल शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे करते 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 उसको हम लोग इस ड्रीम को आगे बढ़ाते गए। फिर थोड़े पैसे जमा किए, फिर लैंड खरीदी, फिर ऐसा कर करके वो कैंसर हॉस्पिटल हमने पूरा किया, और अब बहुत अच्छा कैंसर हॉस्पिटल नागपुर में वो चल रहा है। और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, मैं तो उसमें अभी कुछ नहीं हूँ, मैं आई एम नोबडी, एक संस्था उसको चलाती है, और मैं जो भी मदद लगती है वो मदद उनको करता हूँ। फडणवीस जी, आपने अपने वेस्ट स्केड्यूल से इतना समय हमारे लिए निकाला। आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।